ये अवेकनर्स एकेडमी में एक टेस्टिंग सेरेमनी है। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और रैंक इवैल्यूएट करने के लिए प्रोफेसर उन्हें 1 बाय 1 बुलाता है ताकि वो एक स्पेशल पोर्टल में एंटर करें जो एक ऐसे रूम तक ले जाता है जहां एक स्पेशली ट्रेन्ड डीमन हार्ट मौजूद है जो स्टूडेंट्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब और मेजर कर सकता है। फिर ये उनकी करंट रैंक और फ्यूचर पोटेंशियल पूरे एकेडमी को दिखाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ ई रैंक लूजर्स निकलते हैं। कुछ लोग डी रैंक पाकर प्राउड महसूस करते हैं अगर उनका पोटेंशियल हाई हो। फिर एकेडमी का टॉप जीनियस आगे आता है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड का रिच एयर है और हर कोई उसके रिजल्ट देखने के लिए ईगर है। वो हार्ट वाले रूम में एंटर करता है। वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाता है कि वो एकेडमी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेंसेशन बनेगा और रैंक नंबर 1 हासिल करेगा। वो अपनी पावर अनलीश करता है और बाहर खड़े सभी स्टूडेंट्स चीयर करने लगते हैं। उसे हाई टियर डी रैंक मिलता है विद द पोटेंशियल टू रीच रैंक समडे। उसके फ्रेंड्स खास तौर पर प्राउड होते हैं, कन्विंस्ड कि ये एरोगेंट गाय दुनिया का रेयर टैलेंट है। उनमें से एक तो अगले लाइन में खड़े हम्बल बॉय चेन पर हंसता भी है। उसे पूरा यकीन है कि चान को सिर्फ डिस्ग्रेस ही मिलेगा, लेकिन चिचचेन उसे इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है। वो भी बाकी सब की तरह रूम में एंटर करता है, लेकिन इस बार डीमन हार्ट खुद डर जाता है। सिचचान ने अभी तक कोई स्किल यूज भी नहीं की होती और हार्ट पहले ही हाई टियर डी रैंक दिखा देता है, जिससे सब शॉक हो जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर से डिवावर किया हुआ सबसे वीक स्किल कार्ड यूज करता है और आसानी से सी रैंक तक पहुंच जाता है। जब तक सब लोग इसे समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, सीचेन और आगे बढ़ जाता है। वो एक स्ट्रॉन्गर क्लास कार्ड स्विच करता है और अब डीमन हार्ट पैनिक करने लगता है। जैसे ही वो अपनी पावर रिलीज करता है, आसमान में स्टॉर्म बन जाता है। रैंक डिस्प्ले ग्लिच होकर रैंक पोटेंशियल दिखाता है। प्रोफेसर्स शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जल्द ही सिंगल एस ट्रिपल एस रैंक में बदल जाता है और फिर सिस्टम मैक्सिमम लोड के कारण एरर दिखाता है। अब प्रोफेसर्स सच में डर जाते हैं और तुरंत टेस्टिंग रूम की तरफ भागते हैं। जब वो अंदर एंटर करते हैं, पूरा रूम डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। डीमन हार्ट फ्राई हो चुका है, पूरी तरह डेड। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। इसी बीच हमारा बॉय कैजुअली बाहर निकल आता है। उसने एक्चुअली डीमन हार्ट को डिवावर कर लिया होता है, उसे अपनी ओवरवेलमिंग पावर से एक्सीडेंटली किल करने के बाद। तो आखिर सेन है कौन और वो इतना स्ट्रांग क्यों है? असल में वो एक रिग्रेसर है जो एक ऐसे फ्यूचर से वापस आया है जहां पूरी दुनिया डीमंस द्वारा कॉन्कर हो चुकी थी। वो लास्ट सर्वाइवर था। सालों तक लड़ता रहा जब तक उसने डीमन किंग को खुद के साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके डिफीट नहीं कर दिया। फिर एक ब्लाइंडिंग लाइट के बाद वो वापस पास्ट में अपने डॉर्म रूम में जागता है। वो कंफ्यूज्ड होता है और सोचता है कि शायद वो आफ्टर लाइफ में पहुंच गया है, लेकिन जब वो विंडो के बाहर देखता है और लोगों को खड़े देखता है तो धीरे धीरे उसे समझ आता है कि क्या हुआ है। कुछ ही देर में उसे रियलाइज होता है कि उसकी विश सच हो गई है और वो 10 साल पहले अपने यूनिवर्सिटी डेज में वापस आ गया है। तभी एक स्ट्रेंज होलोग्राम अपीयर होता है और चेन को बताता है कि पावर ऑफ ग्लटनी का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जब वो विंडो से बाहर देखता रहता है, उसे रियलाइज होता है कि उसके पास अब फर्स्ट डीमन लॉर्ड राथ के डिसेंड होने से पहले सिर्फ 3 साल बचे हैं। उसे साफ याद है कि यही डीमन लॉर्ड हर चीज की शुरुआत के लिए रिस्पॉन्सिबल था। रात ही हेल के गेट्स खोलता है और उसके बाद बाकी डीमन लॉर्ड्स एक एक करके ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं। हमारा हीरो डिसाइड करता है कि उसे उस जगह को ढूंढना होगा जहां डीमन लॉर्ड राथ अपीयर होगा और गेट्स खुलने से पहले ही उसे एलिमिनेट करना होगा। जैसे ही वो अपने थॉट्स से बाहर आता है, चैन अपने पास फ्लोटिंग इंटरफेस पर फोकस करता है जो अब उसके स्टैट्स क्लियरली दिखा रहा होता है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या ये कोई गेम मेन्यू या सिस्टम है, क्योंकि अपनी फर्स्ट लाइफ में उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। तब उसने सिर्फ अपनी अवेकेंड पावर पर रिलाई किया था जो 10,000 में से सिर्फ एक व्यक्ति को मिलती है। नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी ऐसे पोटेंशियल अवेकनर्स को रिक्रूट करने के लिए ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब चेन पिछली बार यहाँ था वो कंप्लीटली फेल हो गया था अवेकन होने में। उस समय वो बुलिंग का आदी हो चुका था, इसलिए वो ऐसे इन्फर्मरी में जागा था। तभी सिस्टम एक और पैनल ओपन करता है और उसे लाइटनिंग टाइप असैसिन कार्ड दिखाता है, जिसे वो तुरंत पहचान लेता है कि ये वही क्लास है जो उसे अपनी प्रीवियस लाइफ में मिली थी। लड़का थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या इस बार वो पहले ही अवेकन हो गया है। वो तुरंत इसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है, लेकिन क्लास स्विच करने से पहले ही उसका रूममेट और फ्रेंड मालोंग आ जाता है जो एक ई रैंक्ड फ्लावर चांटर है। बेचारे के चीक पर बैंडेजेस लगे होते हैं और वो ये चेक करने आया होता है कि चैन ठीक है या नहीं। लकीली लॉन्ग उन फ्लोटिंग पैनल्स को नहीं देख सकता, जिससे चैन को यकीन हो जाता है कि सिर्फ वही उन्हें देख पा रहा है। उसका फ्रेंड उसे ध्यान से एग्जामिन करने लगता है जब वो नोटिस करता है कि चैन की सारी इंजरीज पहले ही गायब हो चुकी हैं, और वो हैरान होता है कि एक नॉन अवेकनर उससे भी तेजी से कैसे रिकवर कर रहा है जबकि वो खुद ऑलरेडी अवेकेंड है। हमारा बॉय अपनी प्रीवियस लाइफ का लॉन्ग याद करता है। यही रूममेट यूनिवर्सिटी के दौरान अवेकन हो गया था, लेकिन फिर भी वो वीकेस्ट अवेकनर्स में से एक बना और रात के डिसेंड होने के तीसरे दिन ही मिजरेबली मारा गया था।
चेन हल्की सी स्माइल करता है जब वो अपने पुराने दोस्त को फिर से देखता है। लॉन्ग उसे याद दिलाता है कि उनका रैंक टेस्ट कल स्केड्यूल्ड है और दोनों को उसके लिए रेडी होना होगा। लॉन्ग को हमारे बॉय के लिए बुरा लगता है ये सोचकर कि वो अभी तक अवेकन नहीं हुआ, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि ग्रेजुएशन के लिए ये रैंक टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। जब दोनों लाइवली स्ट्रीट से गुजर रहे होते हैं, चेन कैजुअली कहता है कि बहुत समय हो गया है जब उसने इतनी भीड़ देखी हो, जिससे उसका रूममेट डर जाता है। चेन सोचता रहता है कि अगर उसने इस लाइफ में कुछ नहीं किया तो ये सब लोग फिर वही मिजरेबल फ्यूचर फेस करेंगे। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि उसे जितना हो सके उतना हार्ड ट्रेन करना होगा और जल्दी से अपना लेवल बढ़ाना होगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, इस समय पर एक अवेकनर के लिए एक्सपीरियंस गेन करने और लेवल अप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डीमन लेयर्स के अंदर मॉन्स्टर्स को डिफीट करना। ये लेयर्स पूरी तरह मेजर गिल्ड्स के कंट्रोल में हैं, जिसका मतलब है कि उसके जैसे वीक या आउटसाइडर्स के पास लेवल अप करने का लगभग कोई चांस नहीं है। वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और अपने स्टैट्स को स्टडी करता है, ये सोचते हुए कि वो बाकी अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स के मुकाबले कहाँ खड़ा है। गवर्नमेंट ने अवेकनर्स को ई से लेकर एस क्लास तक रैंक्स में क्लासिफाई किया है। चेन जानता है कि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ई रैंक पर ही अटके हुए हैं और कुछ ही मुश्किल से डी रैंक तक पहुंचते हैं। वो अपने फ्रेंड की तरफ देखता है और मन ही मन उसका मजाक उड़ाता है, ये सोचकर कि कम से कम वो उससे हायर रैंक पर है। तभी अचानक एक बॉल उड़ते हुए आती है और सीधे उस बेचारे नर्ड पर लगती है, जिससे उसके ग्लासेस गिरकर टूट जाते हैं। पता चलता है कि वो फिर से बुली गोंगचोंग और उसके लैकीज से टकरा गए हैं, वही लोग जिन्होंने कल ही उन्हें मारा था। चंग स्मर्क करता है और नर्ड से पूछता है कि जब उसे पता था कि वो यहाँ पे कर रहा है तो उसने उसके लिए ड्रिंक्स के क्रेट्स क्यों नहीं लाए। लॉन्ग तुरंत अपोलोजाइज करता है और अपने पैसे से ड्रिंक्स लेने जाने लगता है, लेकिन चेन बीच में आकर उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ अपोलोजाइज चन को करना चाहिए। जैसे ही वो बुली को फिर से देखता है, चेन अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज में चला जाता है। तब ये लोग उसे सिंक के पानी में डुबाने की कोशिश करते थे और गिल्ट महसूस करने की जगह कहते थे कि वो उसे अवेकन करने में मदद कर रहे हैं। उस दिन वो तभी रुके जब चेन फाइनली बेहोश हो गया। लॉन्ग उस समय उसे चेक करने दौड़ा था, लेकिन जैसे ही चुंग ने चेन को कुछ कहते सुना, वो वापस आकर उसे और ज्यादा हर्ट करने लगा। अब प्रेजेंट में वापस चेन ने डिसाइड कर लिया है कि वो इन बुलीज को सही लेसन सिखाएगा। चेन के बोलते ही चुंग और उसके लैकी फिर से उसकी तरफ बढ़ते हैं, साफ तौर पर उसे चुप कराने के लिए तैयार। हमारा हीरो सीधे चंग की तरफ देखता है, ये जानते हुए कि ये लड़का सिर्फ वीक लोगों को ही टारगेट करता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। जैसे ही बुली करीब आता है, आसपास के स्टूडेंट्स इकट्ठा होने लगते हैं, पहले से ही चेन के लिए पिटी महसूस करते हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फिर से पिटेगा। जब चंग उसके पास पहुंचता है, वो दोबारा पूछता है कि चेन ने क्या कहा था, लेकिन चेन काल्मली दोहराता है कि उसे अब से उन्हें परेशान करना बंद करना चाहिए। ये सुनते ही चंग अपना टेम्पर खो देता है और तुरंत उस पर पंच मारता है, लेकिन इस बार चेन अपना हाथ उठाकर अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है और बुली को पीछे धकेल देता है। उनके आसपास मौजूद सभी लोग शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी के अनुसार चेन ने अभी तक अवेकन भी नहीं किया है, फिर भी उसने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक ऐसे रोक लिया जैसे कुछ था ही नहीं। चन और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और दोबारा रश करता है, जबकि चेन कामली खुद को प्रिपेयर करता है और अपनी क्लास को इलेक्ट्रिक असैसिन में स्विच कर देता है। लॉन्ग वहीं खड़ा स्टंड रह जाता है, जबकि चन अपना इंडिस्ट्रक्टिबल डीमन आर्मर एक्टिवेट करता है और हेवी स्ट्राइक के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही चेन पहले डैश करता है और लाइटनिंग चार्ज्ड पंच से उसे दूर फेंक देता है। आसपास खड़े सभी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते जब सपोजिडली वीक चेन एक ही पंच में स्कूल बुली को उड़ा देता है। इतनी बुरी तरह बीटन होने के बाद भी चंग शांत नहीं होता और अपने मिनियंस को चिल्लाकर कहता है कि वो उसके लिए रिवेंज लें। मीनवाइल उसके लैकी पहले ही चेन का पावर देखकर डर चुके होते हैं। चंग खुद को फिर से खड़ा करता है और एक बार फिर हमारे हीरो पर चार्ज करता है, लेकिन इस बार भी उसे बिना किसी चांस के फिर से पीटकर दूर फेंक दिया जाता है। अपने बॉस को इस तरह क्रश्ड होते देखकर लेकाइज तुरंत समझ जाते हैं कि उनका कोई चांस नहीं है और वो भाग जाते हैं। बेचारा नर्ड ये सब देखकर पूरी तरह स्टंड रह जाता है, उसका मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि वो मान ही नहीं पा रहा कि उसका रूममेट जो कल तक पिट रहा था अचानक इतना स्ट्रांग बन गया है। दूसरी तरफ चेन रियलाइज करता है कि अपनी पास्ट लाइफ की तरह ही वो जब चाहे अपने असैसिन स्टेट में स्विच कर सकता है और लेवल 1 पर भी उसके स्टैट्स इतने हैं कि वो लो लेवल अवेकनर्स को हैंडल कर सकता है, यानी उसका करंट रैंक कम से कम डी होना चाहिए। लेकिन अभी भी एक चीज कंफर्म नहीं हुई है, किसी को डिफीट करने के बाद भी सिस्टम ने उसे कोई लेवल अप नहीं दिया। ये सोचकर चेन लगभग बुली को पूरी तरह खत्म
खत्म करने ही वाला होता है, जबकि आसपास के लोग पैनिक में उसे देख रहे होते हैं। ठीक उसी मोमेंट पर स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू आकर उसे रोकती है। वो उसे याद दिलाती है कि भले ही चंग की गलती थी, लेकिन इतनी पिटाई काफी है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि बुली अब उसे फिर से परेशान नहीं करेगा। इसी वजह से हमारा हीरो आखिरकार उसे छोड़ने का फैसला करता है। पीछे हटते हुए चेन सोचने लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल किसी चुंग जैसे इंसान को बचाने के लिए इतना ईगर क्यों है। हालांकि वो सिर्फ एक्ट कर रहा था और सच में उसे मारने का इरादा नहीं था, लेकिन वो जानता है कि ऐसे बुलीज को सही तरीके से पनिश करना जरूरी है, नहीं तो वो बार बार कमजोर लोगों को टारगेट करेंगे। चेन अपने रूममेट के साथ वहां से चला जाता है, जबकि बुलीज के लैकीज दूर से छिपकर उसे देखते हैं और आपस में बात करते हैं कि अब कभी भी चेन को प्रोवोक करने की गलती नहीं करेंगे। उसी रात जब लॉन्ग बाकी रूममेट्स को बताने की कोशिश करता है कि चेन एक बेहद स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग असैसिन बन चुका है, तो कोई भी उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। लॉन्ग बार बार समझाता है कि उनका वीक दोस्त कैसे चुन को इतनी बुरी तरह हरा सका, लेकिन सांग जुओ, जो एक ई रैंक्ड न्यूक्लियस मेज है, इसे मजाक समझता है। जुओ सवाल करता है कि अगर चेन सच में इतना बड़ा अवेकनर बन गया है, तो वो अभी भी ऐसे बेसिक ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। उसका कहना है कि अगर कोई असली अवेकनर होता तो उसे ऐसी फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनकर गेमर रूममेट शान यू कमेंट करता है कि जो वो सुन रहा है उससे लगता है लॉन्ग के सिर पर जोर से चोट लगी है। जुओ आगे कहता रहता है कि उन्हें इस डॉर्म में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो सबसे नीचे और वीकेस्ट हैं, और वो कुछ भी कर लें ये फैक्ट नहीं बदलेगा। वो दावा करता है कि चारों में वो खुद सबसे स्ट्रांग है, जबकि लॉन्ग और यू सिर्फ सपोर्ट चांटर्स हैं। वो थोड़ा फ्लेक्स करता है और खुद से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चेन लाइटनिंग असैसिन बन गया हो। वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है और उम्मीद करता है कि शायद ग्रेजुएशन से पहले होने वाले फाइनल टेस्ट में वो रैंक अप भी कर लेगा। मीनवाइल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंगतिंग एक ई रैंक्ड डीमन लेयर में ट्रेनिंग सेशन खत्म करने के बाद लिंगयू के साथ बाहर आता है। वो अपने छोटे भाई को वहीं खड़ा देखता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। चन कंप्लेन करता है कि जब तक उसे हराने वाला इंसान आसपास है, वो शांति से सो भी नहीं सकता। चुन बार बार अपने भाई को पुश करता है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे उसके लिए रिवेंज लेना ही होगा। टिंग कामली उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके द्वारा बनाई गई इस मेस को हैंडल कर लेगा। बाद में डाइनिंग टेबल पर वाइस प्रेसिडेंट उससे पूछती है कि वो इस सिचुएशन को कैसे डील करेगा। टिंग उससे पूछता है कि क्या वो लड़का सच में उतना स्ट्रांग है जितना उसका भाई क्लेम कर रहा है। लिंगयू बताती है कि उसे पहले से पता है कि पूरे स्कूल में 10 से भी कम डी रैंक्ड स्टूडेंट्स हैं और वो उन सभी को अपने क्लब में रिक्रूट कर चुका है। वो आगे एक्सप्लेन करती है कि बाकी लोगों के पास डीमन लेयर्स तक एक्सेस भी नहीं है, जैसा कि उसके पास है। इसका मतलब है कि कोई भी एवरेज गाय उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ चेन पागलों की तरह भागता रहता है, जबकि वो बारिश में पूरी तरह भीग चुका होता है। वो 20 फुल किलोमीटर्स दौड़ने का टारगेट सेट करता है, अपने साथ 100 किलोज का बैग लेकर, जो उसके अपने वेट से लगभग 2 गुना है। वो समझता है कि बेसिक ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एक अवेकनर की स्ट्रेंथ की अपर लिमिट बढ़ाने के लिए, क्योंकि हायर पावर्स को हैंडल करने के लिए स्ट्रॉन्गर बॉडी की जरूरत होती है। दौड़ते हुए उसे याद आता है कि उसकी इकलौती फैमिली, उसकी सिस्टर, तब मारी गई थी जब डीमन किंग राथ ह्यूमन वर्ल्ड में डिसेंड हुआ था। उस डीमन लॉर्ड ने एक पल में काउंटलेस ह्यूमंस को मार डाला था और उसकी सिस्टर उसकी आंखों के सामने मर गई थी। उसी मोमेंट से चेन ने उस डीमन किंग को डिफीट करना अपना पहला गोल बना लिया था, क्योंकि वही सारी डिस्ट्रक्शन की शुरुआत थी। चेन सोचता रहता है कि अगर डीमन लॉर्ड अभी से स्ट्रॉन्गर हो रहा है, जबकि उसके आने में अभी भी 3 साल बाकी हैं, तो उसे उससे भी तेज ग्रो करना होगा अगर उसे जीतने का कोई चांस चाहिए। तभी उसकी सिस्टर च्यून उसे कॉल करती है। इतनी लंबी टाइम के बाद उसकी आवाज सुनकर वो कुछ पल के लिए कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। उसकी सिस्टर बताती है कि वो पहले कॉल नहीं कर पाई क्योंकि वो एक कंपटीशन में बिजी थी, और वो ये भी कहती है कि अगर वो प्राइज जीत जाती है तो उनका रेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जब वो बात करती रहती है, चेन क्वाइटली सुनता है और स्माइल करता है। इस बार उसे प्रोटेक्ट करने और उसे वो लाइफ देने का स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व महसूस करता है जो वो डिजर्व करती है। कॉल खत्म होने के बाद वो फिर से अपनी ट्रेनिंग पर लौटता है और यूनिवर्सिटी के 3 और लैब्स कंप्लीट करता है। जब वो फिनिश करता है तो सीधा शावर लेने चला जाता है। उसे महसूस होता है कि वो धीरे धीरे इस यंगर बॉडी का आदी हो रहा है जिसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है। वो बैठता है और डीमन लेयर्स के बारे में सोचने लगता है जिन तक सिर्फ रिच लोगों की एक्सेस है।
स्ट्रांग बनने के लिए वो जानता है कि उसे समहाउ मॉन्स्टर्स को डिफीट करना ही होगा। इस प्रॉब्लम में उलझा हुआ वो आखिरकार सो जाता है और खुद को ग्लटनी सिस्टम के अंदर खिंचा हुआ पाता है। वो एक अजीब जगह पर लैंड करता है और सोचता है कि क्या ये कोई स्ट्रेंज ड्रीम है। मीनवाइल बाहर लॉन्ग चेन को ढूंढने आता है और सोचता है कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। उस स्ट्रेंज स्पेस के अंदर चेन अपने सामने एक मैसिव टावर देखता है, लेकिन उससे ठीक से देखने से पहले ही ई रैंक्ड क्लाउड वॉरियर्स डेथ हाउंड्स का एक ग्रुप उसके सामने अपीयर हो जाता है, जैसे उसका स्वागत करने आए हों। चेन तुरंत वरी करता है कि शायद वो किसी डीमन लेयर में आ गया है और जल्दी से अपनी क्लास स्विच कर लेता है। वो डिसाइड करता है कि पहले इन मॉन्स्टर से डील करे और बाकी चीजें बाद में समझे, क्योंकि ये अचानक प्रकट हुए हैं। लड़का आसानी से उन हाउंड्स को खत्म कर देता है जो सिर्फ भौंकते हैं लेकिन काटते नहीं, और उनसे आइटम्स कलेक्ट करता है। वो जल्दी ही लेवल 2 पर पहुंच जाता है और स्माइल करता है, ये सोचकर कि शायद वो लकी रहा और किसी डीमन लेयर में आ गया। तभी एक बॉस मॉन्स्टर अपीयर होता है और चेन उसे भी उतनी ही आसानी से डिफीट कर देता है जैसे वो कुछ भी नहीं हो, जिससे वो फिर लेवल अप हो जाता है। बॉस से मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स उसी लेवल के नॉर्मल मॉब्स से कहीं ज्यादा होते हैं जिन्हें उसने पहले हराया था। उसके तुरंत बाद बॉस मॉन्स्टर की बॉडी डिवॉरेबल के रूप में मार्क हो जाती है, जिससे चेन सोचने लगता है कि इसका मतलब क्या है। उसे सिस्टम पैनल में पहले देखी गई ग्लटनी पावर याद आती है और वो उसे टेस्ट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। डिवावरिंग इंस्टेंटली कंप्लीट हो जाती है और मॉन्स्टर एक कार्ड में अब्सॉर्ब हो जाता है। चेन स्टन्ड रह जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो डिफीटेड मॉन्स्टर्स को यूजेबल क्लासेस में बदल सकता है। वो जल्दी समझ जाता है कि ये वही एबिलिटी है जो डीमन लॉर्ड लान यू के पास थी, और ये सोच कि अब उसके पास भी डीमन लॉर्ड जैसी पावर है उसे अंदर तक हिला देती है। नेचुरली इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ एक सिंगल क्लास के साथ जन्म लेता है। कुछ रेयर केसेस में 2 क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन अब चेन जितनी चाहे उतनी क्लासेस होल्ड कर सकता है। वो सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे उसे ये इंसेन पावर मिली, और उसके सामने खड़ा ये डिमोनिक टावर आखिर क्या है। जैसे जैसे ये सारे सवाल उसके दिमाग में बढ़ते जाते हैं, तभी एक स्ट्रॉन्ग सेंसेशन उसे महसूस होती है और एक डीमन उसके सामने अपीयर होता है जिसके हाथों में 2 एस रैंक्ड ब्लेड्स होते हैं। वो डीमन क्लियरली एस रैंक है, यानी चेन के पास उसे डिफीट करने का कोई रियल चांस नहीं है। चेन जानता है कि वो बैडली आउटमैच्ड है, फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए गैम्बल करते हुए लाइटनिंग सोर्ड समन करता है। एक और अजीब बात यह है कि किसी कारण से वो डीमन उसका नाम भी जानता है। समय बीतता है और डीमन चेन के साथ ब्लोज एक्सचेंज करता है। हालांकि साफ है कि वो बस उसके साथ खेल रहा है। डीमन जानबूझकर वाइटल पॉइंट्स पर अटैक नहीं करता और उसे बार बार नॉक डाउन करता रहता है। चेन को उसकी लिमिट तक पुश करने के बाद डीमन आखिरकार बोलता है और उसे ऑप्शन देता है कि अगर वो सरवाइव करना चाहता है तो उसके साथ यहीं रहकर डिमोनिक टावर की गार्ड करे। जब चेन फिर भी मना करता है, डीमन ब्रूटली उसके आर्म पर स्लैश करता है। वो उसे खत्म करने की धमकी देता है और समझाता है कि अब तक उसने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि चेन ही एकमात्र इंसान है जो इस जगह तक पहुंच सकता है। डीमन उसे एक बार फिर रिकंसिडर करने को कहता है, लेकिन चेन होप नहीं खोता और खतरे के बावजूद फिर मना कर देता है। वो चिल्लाते हुए खुद को चार्ज करता है और दोबारा अटैक करता है। इतने समय से वो डीमन के मूवमेंट्स को स्टडी कर रहा था और उसने हर स्विंग से पहले का 0.4 सेकंड का विंडअप नोटिस कर लिया था। वो जानता है कि इस छोटे से टाइम विंडो का इस्तेमाल करके वो डीमन के रिस्ट के एंगल को देख सकता है और सही समय पर डॉज कर सकता है। इसके अलावा उसने 0.2 सेकंड का रिकवरी लैग भी डिस्कवर किया है, जो उसे एक छोटा लेकिन क्रिटिकल ओपनिंग दे सकता है जब डीमन डिफेंसलेस होता है। वो प्लान करता है कि उसी प्रिसाइज मोमेंट में उसके हार्ट पर अटैक करे। हालांकि वो इस रिस्की मूव को एग्जीक्यूट कर लेता है, फिर भी उसे पता है कि एक डी रैंक होकर वो उस रैंक को पूरी तरह डिफीट नहीं कर सकता। इसलिए उसका मेन गोल डीमन को बस कुछ समय के लिए पैरालाइज करना है ताकि वो एस्केप कर सके। वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और फिर उस एकमात्र लाइट सोर्स की तरफ दौड़ता है जो उसे दिखाई देता है, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वही इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन जैसे ही वो उस सोर्स तक पहुंचता है, वो अचानक गायब हो जाता है और डीमन उसे बताता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था और जिस एग्जिट के बारे में वो सोच रहा था वो इस जगह पर कहीं भी मौजूद नहीं है। डीमन आगे एक्सप्लेन करता है कि ये पैलेस असल में कोई डीमन लेयर नहीं है। फिर भी वो इस बात की तारीफ करता है कि लड़के ने कितनी जल्दी उसके अटैक्स की फ्लॉज पहचान ली। आखिरकार डीमन खुद को परगेटरी रॉकशासा के रूप में रिवील करता है और चेन से कहता है कि वही वो इंसान है जो होप ला सकता है। चेन जब ध्यान से डीमन के बॉडी को ऑब्जर्व करता है तो उसे शॉक लगता है कि उसने यही अपीयरेंस पहले डीमन लॉर्ड लान यू पर देखा था। हमारा हीरो उस बैटल को याद करता है जहां सब कुछ खत्म हुआ था। वो आखिरी फाइट जो उसने रिग्रेशन से पहले लड़ी थी। उसका ओपोनेंट कोई साधारण डीमन नहीं था। उस फाइट के दौरान वो क्रीचर पहले ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हुआ, फिर बार बार अपनी क्लास बदलकर दूसरे टेरिफाइंग हाई टियर मॉन्स्टर्स में बदलता रहा। उसने स्कोचिंग मैग्मा,
पॉइजनस वाइन्स और चेन से भी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग का इस्तेमाल किया था। उन सभी ट्रांसफॉर्मेशंस में से जो फॉर्म सबसे ज्यादा उसके ध्यान में आई थी वो वही थी जो बिल्कुल उसके सामने खड़े डीमन जैसी दिखती थी। तभी उसे एक चिलिंग रियलाइजेशन होता है। वो समझ जाता है कि ये सभी ट्रांसफॉर्मेशंस डीमन किंग लैनस की एबिलिटी का हिस्सा थे, और क्योंकि वो पावर अब उसके अंदर है, उसके सामने खड़ा ये डीमन असल में ग्लटनी पावर का ही रूप है जो उसके बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो चुका है। उसकी ये शार्प डिडक्शन डीमन को सच में इम्प्रेस कर देती है। वो कामली कहता है कि चेन सच में उस पावर को इनहेरिट करने के लायक है जो इस पूरे डायमेंशन में मौजूद है। चेन भौहें चढ़ाता है, कंफ्यूज्ड होता है कि डीमन का मतलब क्या है जब वो पूरे डायमेंशन की बात करता है। अचानक डीमन के हाथ में एक गोल्डन वॉइड की मटेरियलाइज हो जाती है। यही एकमात्र तरीका है जिससे कोई उस विशाल टावर में एंटर और लीव कर सकता है जो उसके पीछे खड़ा है। डीमन एक्सप्लेन करता है कि डीमन किंग लान यू ने अनगिनत पावरफुल मॉन्स्टर्स को डिवावर किया था। उन सबसे इंडोमिटेबल मॉन्स्टर्स को सील करने वाले इस टावर की रक्षा करना उसका सीक्रेट ड्यूटी था। फिर भी अब वो वही की उसे सौंपने का फैसला करता है। रशासा चाहता है कि चैन उन डीमंस को डिवावर करे, स्ट्रॉन्गर बने और उसकी जगह उस मिशन को पूरा करे। कंफ्यूज्ड होकर चैन पूछता है कि कोई डीमन इंसान की मदद क्यों करेगा। इसके जवाब में वो क्रीचर बताता है कि डीमन रेल्म के अंदर भी राइचियस और वाइल दोनों तरह के बीइंग्स होते हैं। एक ऐसा ही मॉन्स्टर था जिसने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए उसके पूरे क्लैन को स्लॉटर कर दिया, जैसे कोई ट्विस्टेड मैसेकर हो। उसी दिन से वो उस इविल बास्टर्ड से रिवेंज लेने का इंतजार कर रहा है। अब उसे लगता है कि उसे वो इंसान मिल गया है जो उसकी ये विश पूरी कर सकता है। वो हमारे बॉय से कहता है कि कोई था जिसने उसे उनका बेस्ट होप बताया था। चेन तुरंत पूछता है कि वो कौन था, लेकिन डीमन क्रिप्टिक टोन में बस इतना कहता है कि सारे आंसर्स टावर के अंदर मिलेंगे। अपने आखिरी शब्दों के साथ वो अपनी सारी बची हुई एनर्जी उसे दे देता है। बदले में वो उसे बताता है कि उसे इस प्लैनेट का सबसे स्ट्रांग ह्यूमन बनना होगा। ये आसान नहीं होगा क्योंकि टावर के अंदर छिपे हर फेरोशियस बीस्ट को डिवावर करना पड़ेगा। हर एक क्रीचर उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। डीमन अपनी फाइनल वार्निंग देता है कि सिर्फ वही इंसान पर्गेटोरी राक्षसा की पावर डिजर्व करता है जिसके अंदर स्ट्रॉन्गर बनने की अनयील्डिंग हंगर हो। यही मोटिवेशन चाहिए हर डीमन किंग को खत्म करने के लिए। इसके बाद उसका शरीर एक ब्लेजिंग एनर्जी स्फीयर में कंप्रेस हो जाता है जिसे चेन कंज्यूम कर लेता है। वो तुरंत 8 लेवल्स ऊपर पहुंच जाता है और राक्षसा की 2 सोर्ड्स हासिल कर लेता है। बिना हेजिटेशन के वो मिशन एक्सेप्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि वो फॉलन स्टार वॉरियर की लास्ट विश को पूरा करेगा। स्टैट बूस्ट्स के साथ साथ उसे डेड ह्यूमंस और डीमंस दोनों से पावर अब्जॉर्ब करने और ग्रेविटी मैनिपुलेट करने की एबिलिटी भी मिलती है। सुबह होते ही वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और डॉर्म में एक नॉर्मल दिन की तरह उठता है। तभी एक तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजती है और वो तुरंत उठ बैठता है। उसके रूममेट्स पहले से रेडी हो रहे होते हैं और उसे भी जल्दी करने को कहते हैं अगर उसे टाइम पर स्कूल पहुंचना है। जब वो देखता है कि उसका बॉडी पूरी तरह अनहार्म्ड है तो वो सोचता है कि क्या ये सब सिर्फ एक अजीब सपना था, लेकिन उसके अपडेटेड स्टैट्स कंफर्म कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। जो कुछ उसने देखा था वो सब रियल था। रातों रात लेवल 2 से लेवल 10 तक पहुंचने के बाद वो सोचता है कि अब उसकी रैंक क्या होगी। तभी उसका रूममेट उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि कल रात कोई उसे कितना पावरफुल बता रहा था। मलोंग चुपचाप एक कोने से झांकता है जैसे उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं। उसका रूममेट उसे चैलेंज करता है कि वो रैंकिंग असेसमेंट में प्रूव करे कि वो कितना स्ट्रांग है, जिससे डिसाइड होगा कि डॉम किंग का टाइटल किसे मिलेगा। स्कूल जाते हुए सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉम किंग प्राउडली समझाता है कि हर रैंक 3 टियर्स में डिवाइडेड होती है। भले ही वो सब टेक्निकली ई रैंक हैं, लेकिन वो खुद को मिड ई रैंक बताकर बाकी बॉटम टियर वालों से सुपीरियर समझता है। वो ऐसे एक्ट करता है जैसे हर टियर के बीच बहुत बड़ा गैप हो। ओवर कॉन्फिडेंट होकर वो दावा करता है कि वो इतना स्ट्रांग फील कर रहा है कि शायद वो पिछले टेस्ट के बाद एक टियर ऊपर आ गया है। मलोंग इरिटेट होकर चेन से कहता है कि वो मजाक बंद करे और आज कम से कम डी रैंक हासिल करे ताकि ये डॉर्म किंग चुप हो जाए। जल्द ही वो स्कूल पहुंचते हैं जहां सभी रैंकिंग सेरेमोनी के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। बुलीज ऐसे आते हैं जैसे पूरा कैंपस उनका हो और जो भी उन्हें गलत नजर से देखता है उसे इंसल्ट करते हैं। डॉर्म किंग की स्मग स्माइल भी गायब हो जाती है जैसे ही वो उन्हें देखता है, लेकिन ठीक उसकी तरह बुलीज भी लगभग अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। अचानक बिना किसी चेतावनी के वे सभी बिग ब्रदर चेन के सामने सम्मान से झुकने लगते हैं। उसके रूममेट्स धीरे धीरे समझने लगते हैं कि शायद मॉन्ग की बात पूरी तरह बेकार नहीं थी। हमारा लड़का इन क्लाउन्स को इग्नोर करता है
और बस अपने काम से काम रखता है। तभी एक नया चैलेंजर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह लड़का जो स्कूल पुलिस की तरह बिहेव करता है, स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर जियान, उसे बहुत ही पोलाइटली एक वार्निंग देता है। अपेरेंटली स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने खुद उसे भेजा है उस इडियट को डिसिप्लिन करने के लिए जिसने उसके प्रेशियस लिटिल ब्रदर पर हाथ उठाने की हिम्मत की। जेन के सारे दोस्त तुरंत बिखर जाते हैं और छिप जाते हैं। वे जेन से डरे हुए हैं जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए सारे डर्टी काम संभालता है। उसके रूममेट समझ नहीं पाते कि यह डी रैंक मॉन्स्टर अचानक हमारे लड़के को ही क्यों टारगेट कर रहा है। वह सीधे चेन के पर्सनल स्पेस में घुस आता है। प्रेसिडेंट का लॉयल लैब डॉग घमंड से कहता है कि उसकी कीन सेंस ऑफ स्मेल से वह किसी की भी स्ट्रेंथ को पहचान सकता है और अभी उसे उससे सिर्फ एक पैथेटिक वीक लूजर की स्मेल आ रही है। इस इंसल्ट से अम्यूज्ड होकर हमारा लड़का बिना हेजिटेशन के उसे जवाब देता है। जीन पूरी तरह अपना दिमाग खो देता है और जैसे ही उसे डॉग कहा जाता है, फाइट शुरू होने से पहले ही उस ओवरग्रोन पप के मास्टर उसे रोक देते हैं ताकि पब्लिक सीन न बने। थोड़ी जांच करने के बाद उसे पता चलता है कि उसका लिटिल ब्रदर ही पहले लड़ाई शुरू करने वाला था। पिटाई होना बस उसका कॉन्सिक्वेंस था क्योंकि उसने किसी ऐसे इंसान को पंच किया जो उससे क्लियरली ज्यादा स्ट्रांग था। इतना कहने के बाद प्रेसिडेंट उसे एक डैगर जैसी शार्प नजर से देखता है, लेकिन हमारा हीरो जरा भी इंटिमिडेटेड नहीं होता। उसी समय एक प्रोफेसर अनाउंस करता है कि रैंक असेसमेंट सेरेमनी ऑफिशियली शुरू हो रही है और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि जब उनका नाम पुकारा जाए तो आगे आएं। ये सुनकर प्रेसिडेंट अपने डॉग से कहता है कि वे जा रहे हैं। वह मानता है कि यह एक वन टाइम इंसिडेंट था और चैन आगे कोई ट्रबल नहीं करेगा। ऊपर से देख रहा एक आदमी क्यूरियस होकर वाइस प्रेसिडेंट से पूछता है कि वह आज रैंकिंग सेरेमनी क्यों ऑब्जर्व कर रही है। उसे लगता है कि शायद किसी रुकी ने उसका इंटरेस्ट खींचा है। वह महिला हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, दिस ईयर विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। जल्द ही शंगजो का नाम अनाउंस होता है। डॉर्म किंग थोड़ा नर्वस महसूस करता है जब वह दरवाजे के अंदर जाता है। दूसरी तरफ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल जाता है। दरअसल असेसमेंट एक स्पेशल डीमन लेयर के अंदर 1 by 1 किया जाता है। अंदर वायर से जुड़ा एक डीमन हार्ट अवेकनर की एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसका रैंक और पोटेंशियल मेजर करता है। जब अवेकनर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रिलीज करता है तो सिग्नल वापस अर्थ पर ट्रांसफर होता है जहां उसका रिजल्ट रिवील होता है। डॉर्म किंग का रैंक पहले जैसा ही निकलता है, लेकिन प्रोफेसर कंफ्यूज हो जाता है जब उसका पोटेंशियल एक्सपेक्टेड से ज्यादा देर से दिखाई देता है। मलोंग उस बदलते हुए नंबर को ध्यान से देखता रहता है। काफी सस्पेंस के बाद शंगजो का मैक्सिमम पोटेंशियल सिर्फ सी रिवील होता है। किंग बाहर आता है निराश दिखते हुए, ये समझते हुए कि जो प्रोग्रेस वह सोच रहा था वह सिर्फ उसके दिमाग में थी। उसके रूममेट्स उसे कंफर्ट करते हैं, कहते हैं कि वे सब एक ही बोट में हैं, ई रैंक में फंसे हुए और बेस्ट केस में सी रैंक तक पहुंचने का पोटेंशियल रखते हैं। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट का लैब डॉग गर्व से बाहर आता है। वह अभी भी लोअर डी रैंक है, लेकिन उसके पास ए तक पहुंचने का पोटेंशियल है। चेन के रूममेट्स अपनी सारी होप खोने लगते हैं क्योंकि उन्होंने लगभग 10 स्टूडेंट्स को डी रैंक तक पहुंचते देखा है। यहाँ तक कि प्रोफेसर्स भी हैरान हैं कि इतने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ग्रेड डी तक पहुंच गए हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जो रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं पा सकते, ई रैंक से बाहर निकलना रेयर होता है। एक्साइटेड होकर वे अगले स्टूडेंट को बुलाते हैं। प्रेसिडेंट जो सबकी एक्सपेक्टेशंस अपने कंधों पर लिए हुए है। सभी की नजरें गोंगटिंग पर टिक जाती हैं। वह स्टूडेंट जो पहले से ही एक गिल्ड मास्टर है, जैसे ही वह स्टेज पर चलता है हमारा लड़का शांत रहता है और पेशेंटली रिजल्ट्स का इंतजार करता है। एकेडमी में हर कोई जानता है कि गोंगटिंग 2 साल पहले सिर्फ लोअर डी रैंक था। एकेडमी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हाईएस्ट ग्रेड के लिए मिडिल डी रैंक था। इसलिए लोग सोचते हैं कि क्या प्रेसिडेंट आखिरकार इस बार को ऊपर उठाएगा। डीमन लेयर के अंदर डीमन हार्ट की आंखें धीरे धीरे उसकी मौजूदगी में खुलती हैं। प्रेसिडेंट अपनी पूरी ताकत रिलीज नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी में धमाका करे और अपना नाम हिस्ट्री बुक्स में नंबर 1 के रूप में दर्ज करे। जब प्रोफेसर्स उसका पोटेंशियल ग्रेड गोल्ड में चमकता देखते हैं तो वे डिसबिलीफ में ब्लिंक करते हैं। उनकी शंकाएं कंफर्म हो जाती हैं जब गोंगटिंग का हाई डी रैंक उन्हें पूरी तरह शॉक कर देता है। इतना ही नहीं, क्राउड में एक्साइटमेंट फैल जाती है जब हिस्ट्री का पहला पोटेंशियल एस रैंक सामने आता है। प्रेसिडेंट के लैकी अपने बॉस की नॉन स्टॉप तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि चेन के रूममेट्स भी जेलसी से जलने लगते हैं जब वे अपनी आंखों के सामने एक लेजेंड को जन्म लेते देखते हैं। प्रोफेसर्स आपस में क्वाइटली डिस्कस करते हैं कि इस खबर को तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन तक भेजना होगा। उन्हें अपने प्रेशियस एस रैंक कैंडिडेट को अटमोस्ट केयर के साथ ट्रीट करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह देश न छोड़े। इसके अलावा वह एकेडमी में गिल्ड से जुड़ा सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट भी है। उनकी स्कूल का नाम हेडलाइंस डोमिनेट करने वाला है। ऊपर से ऑब्जर्व करते हुए
प्रिंसिपल युएन लॉन्ग समझ जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू पहले से उसके पोटेंशियल के बारे में जानती थी। इसी वजह से वह पर्सनली सेरेमोनी देखने आई है, लेकिन वह चीजों को और इंटरेस्टिंग बनाते हुए कहती है कि वह सिर्फ उसी को ऑब्जर्व करने नहीं आई। फ्लैशी प्रेसिडेंट के अलावा एक और स्टूडेंट है जो उसे कहीं ज्यादा इंट्रीगिंग लगता है। बिल्कुल सही समय पर वही स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेज पर बुलाया जाता है। जीन एक ब्राइट आइडिया के साथ उसे टॉन्ट करने लगता है और कहता है कि वह भी अपने रूममेट्स की तरह ई रैंक ट्रैश ना निकले। वह कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वे लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे और उनके लिए यह डिस्ग्रेस होगा कि वे इस प्रेस्टिजियस इवेंट में आए भी। लॉन्ग अपने फ्रेंड को सपोर्ट करता है और बोल्डली दावा करता है कि वह सबको शॉक कर देगा। क्राउड पूरी एंटिसिपेशन के साथ देखता है जब चेन आखिरकार डीमन लेयर में एंटर करता है। डीमन हार्ट तुरंत इंटेंस प्रेशर महसूस करता है जैसे ही चेन पास आता है। हमारा हीरो याद करता है कि एक अवेकनर के लिए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सिक्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है हाई रैंकिंग गिल्ड ज्वाइन करना। वह जानता है कि उस गोल तक पहुंचने का रास्ता ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से होकर जाता है, जहां कैंडिडेट्स को अपनी पसंद के मेंबर्स चुनकर 10 लोगों की स्क्वाड बनानी होती है। जो स्क्वाड फर्स्ट प्लेस लेती है उसे सीधे नेशन की टॉप टियर इंपीरियल गिल्ड में रिक्रूटमेंट मिलता है। इसलिए इस टेस्ट का पर्पस सभी के लिए साफ है। जीन रिक्रूटमेंट शुरू करता है और अपने बॉस को एक और लो टियर डी रैंक इंट्रोड्यूस करता है। वह प्राउडली कहता है कि उनकी पार्टी अब पूरी तरह कंप्लीट है और उनके पास सभी डी रैंक्स के साथ प्रेसिडेंट का ब्रदर भी है, इसलिए उनके फर्स्ट प्लेस हारने का कोई चांस नहीं है। चेन समझता है कि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स एक साथ आकर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बनाएंगे, जबकि वीक भी एक साथ ग्रुप होंगे। इससे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ब्रूटल एनवायरनमेंट बनता है, जहां वीक लिंक्स को बिना हेजिटेशन के बाहर कर दिया जाता है। कुछ समय बाद लॉन्ग एंग्शियस होने लगता है कि स्क्रीन पर कोई चेंज क्यों नहीं दिख रहा। क्राउड जल्दी मान लेता है कि चेन इतना वीक है कि सिस्टम उसकी प्रेजेंस को प्रॉपरली रजिस्टर भी नहीं कर पा रहा। जेन टिंग को कन्विंस करता है कि बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ ट्रैश हैं, इसलिए उन्हें यहाँ और टाइम वेस्ट किए बिना निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, स्क्रीन अचानक फ्लिकर करती है और एक हाई डी रैंक लेबल रिवील होता है, जिससे पूरा क्राउड केओस में चला जाता है और सबके चेहरे पर शॉक फैल जाता है। प्रेसिडेंट और स्टूडेंट काउंसिल भी इस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को देखकर डिसबिलीफ में आ जाते हैं, लेकिन सिस्टम जल्द ही रिजल्ट्स में एक स्ट्रेंज डिविएशन डिटेक्ट करता है। असल में चेन सिस्टम का इस्तेमाल करके यह कैलिब्रेट करता है कि उसके लेवल 10 बेस स्टैट्स उसकी अनचेंज्ड फिजिकल फॉर्म में एवेल्युएशन के दौरान कैसे ट्रांसलेट होते हैं। डी रैंक देखने के बाद वह अपनी क्लास स्विच करके इन्फर्नल डेथ किंग बन जाता है, जो अब तक उसकी सबसे कमजोर डिवावर्ड क्लास है। रैंक तुरंत हाई डी से मिड सी में शिफ्ट हो जाता है, जिससे पूरा क्राउड हिल जाता है, जबकि काउंसिल को यकीन ही नहीं होता कि मशीन सही काम कर रही है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट्स भी सिचुएशन पर सवाल उठाने लगते हैं कि रिजल्ट्स बार बार क्यों बदल रहे हैं। जल्द ही उन्हें शक होने लगता है कि मशीन सच में खराब हो चुकी है। उसी मोमेंट डीमन हार्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा होती है और रिजल्ट्स फिर से अजीब तरीके से डिविएट करते हैं। चेन ये नोटिस करता है और डिसाइड करता है कि वह एक स्ट्रॉन्गर क्लास पर स्विच करेगा। वह पर्गेटोरी रशासा बन जाता है। डीमन हार्ट एंग्शियस हो जाता है और डीमन लेयर के बाहर एक वायलेंट स्टॉर्म उठता है, जबकि जियान कंफ्यूजन में चिल्लाता है। सेंग इसे एक सेलेस्टियल ओमेन मानता है, जो हिस्ट्री रीराइट होने का संकेत देता है, क्योंकि उनके डॉर्म ने एक डिवाइन मॉन्स्टर पैदा किया है। अगले ही पल पोटेंशियल फ्लिकर होकर एस रैंक दिखाता है, जिससे साइंटिस्ट्स और प्रेसिडेंट टिंग दोनों पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। लेकिन सिस्टम अचानक वार्निंग देता है कि यूजर्स पोटेंशियल उसकी मैक्सिमम लोड से ज्यादा है और करंट लिमिट्स में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जान का दिमाग ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की तरह ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाता है और शॉक से उसकी सोल शरीर छोड़ने वाली होती है। जैसे ही सिस्टम ओवरवेलमिंग प्रेशर से टूटने लगता है, साइंटिस्ट्स पैनिक में आगे दौड़ते हैं ताकि स्टूडेंट को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो डिसबिलीफ में फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि डीमन हार्ट की जगह एक सूखा हुआ रेजिन पड़ा होता है, जो एक्सट्रीम ओवरयूज से पूरी तरह बर्नआउट हो चुका है। ये साफ हो जाता है कि चेन ने उसे थोड़ा ज्यादा डरा दिया, फिर भी वह उसे डिवावर कर लेता है और एबिलिटी हासिल करता है, जिससे वह किसी का भी रैंक देख सकता है और नियर बाय डेंजर्स के बारे में वार्निंग्स भी मिलती हैं। वह डीमन लेयर से बाहर निकलता है और प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होता है जब हर व्यक्ति का रैंक उसके सामने दिखने लगता है। लेकिन वह जल्दी नोटिस करता है कि प्रेसिडेंट ने भी अपना ट्रू पोटेंशियल हाइड किया है और असल में वह सिर्फ एक मीडियोकर सी रैंक है। साइंटिस्ट्स ऑकवर्ड तरीके से बाहर आते हैं और बताते हैं कि डीमन हार्ट को एक्सट्रीम स्ट्रेन की वजह से हार्ट अटैक हो गया है, इसलिए टेस्टिंग फिलहाल सस्पेंड करनी पड़ेगी। वे चेन के स्टैट्स को प्रोबेबल एरर बताते हैं और अनाउंस करते हैं कि पूरा रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज को रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वे अगले दिन असेसमेंट के लिए वापस आएं, क्योंकि तब तक एक नई डिवाइस अरेंज कर दी जाएगी। वापसी के रास्ते में चेन के रूममेट्स उसे हाइप करने लगते हैं और उसे एक एब्सोल्यूट गिगा चैट की तरह ट्रीट करते हैं।
जिंग जेलसी संभाल नहीं पाता और चेन को फ्रॉड कहता है। साथ ही मशीन तोड़ने और काउंसिल का टाइम वेस्ट करने के लिए कॉम्पेंसेशन मांगता है, जैसे एक सोर लूजर। जैसे ही चेन की पेशेंस लिमिट खत्म होने वाली होती है और वह उसे वहीं फ्राई करने की तैयारी करता है, टिंग बीच में आ जाता है और तुरंत जेन को रोकता है। प्रेसिडेंट उसे वार्निंग देता है कि वह उनके टीममेट का डिसरिस्पेक्ट न करे, जिससे जेन शॉक में आ जाता है। फिर टिंग अपना हाथ बढ़ाता है और चेन को अपनी टीम ज्वाइन करने का इनवाइट देता है। वह कॉन्फिडेंटली प्रॉमिस करता है कि साथ में वे हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर हासिल करेंगे। जीन पीछे बैकग्राउंड में मेंटल ब्रेकडाउन करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि चेन के लिए किसी को टीम से निकालना पड़ेगा और इससे ब्रदर्स के बीच प्रॉब्लम होगी। उसके मुताबिक टिंग की टीम ज्वाइन करना ऑलमोस्ट गारंटीड फर्स्ट प्लेस है, इसलिए वह सवाल करता है कि चेन में ऐसा क्या खास है जब बाकी लोग इतनी कोशिश के बाद भी इस लाइनअप में जगह नहीं बना पाए। वह अपनी प्राइड निगलता है और हेजिटेशन के साथ चेन को टीम में वेलकम करता है, लेकिन चेन तुरंत उसका हाथ झटक देता है और साफ कहता है कि उसे ज्वाइन करने में जीरो इंटरेस्ट है। यह सुनकर जियन नर्वस हो जाता है, जबकि टिंग बिना रिएक्शन के सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। जीन गुस्से में चेन पर चिल्लाता है और कहता है कि उसे समझ नहीं है कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उनकी टीम पहले से ही पूरे स्कूल में नंबर 1 है, बिना किसी कंपटीशन के। चेन अपनी पीठ घुमाता है और चलते हुए कहता है कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, और वह उनके पूरे ग्रुप को इतना नॉइजी बताता है कि एक पल के लिए भी उनसे डील करना पॉसिबल नहीं है। वह उन्हें दोबारा परेशान न करने को कहता है, और जियान उस ह्यूमिलिएटिंग डिसमिसल के तुरंत बाद गुस्से और प्योर कंटेम्प्ट से उबलने लगता है। पूरा स्कूल जल्दी ही चेन के रिफ्यूजल के बारे में गॉसिप करने लगता है और ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि वह मिड टियर सी रैंक रिवील के बाद फर्स्ट प्लेस सिर्फ अपने लिए लेना चाहता है। अब पूरा स्कूल रियल टाइम में अनफोल्ड हो रहे ड्रामा का परफेक्ट शो देखने लगता है। इस बीच चेन के रूममेट्स जियान और टिंग के चेहरों पर फैल रही कंप्लीट ह्यूमिलिएशन को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। उस पब्लिक रिजेक्शन के बाद प्रेसिडेंट शांति से जियन से कहता है कि अगर चेन के अपने प्लान्स हैं तो चिंता न करे, जबकि वह अपना कंपोजर बनाए रखता है। प्रिंसिपल, जो पूरा ऑर्डियल देख रहा था, एक गहरी निराशा भरी साई छोड़ता है, क्योंकि लड़कों ने टीम अप करने से मना कर दिया। वह चाहता था कि वे कोऑपरेट करें और साथ मिलकर नया स्कूल रिकॉर्ड तोड़ें, लेकिन लिंग कहती है कि इससे सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो गई है। वह समझाती है कि टिंग बचपन से सिल्वर स्पून के साथ बड़ा हुआ है, इसलिए इस तरह का रिफ्यूजल उसके दिमाग में सीधी वॉर डिक्लेरेशन की तरह बैठेगा। वह प्रिंसिपल को याद दिलाती है कि उनका प्रेसिडेंट ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे उसके प्राइड को चोट लगने के बाद आसानी से हैंडल किया जा सके। जीन शिकायत करता रहता है और कहता है कि चेन का ईगो बस एक टेस्ट एरर की वजह से बढ़ गया है, जिसने उसे सी रैंक दिखाया। लेकिन टिंग इशारा करता है कि शायद रिजल्ट गलत नहीं भी हो सकता। वह मानता है कि चांसेस लगभग 0 हों, फिर भी वह किसी को भी अपना फर्स्ट प्लेस लेने नहीं देगा। जेन को याद आता है कि चेन शायद एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसके पास कोई रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि काउंसिल मेंबर्स एलिटिस्ट्स हैं जिन्होंने लंबे समय तक एक डीमन लेयर के अंदर सीक्रेटली ट्रेनिंग की है। वह सुझाव देता है कि उसे खुद जाकर चेन को उसकी इंसुलेंस के लिए सबक सिखाना चाहिए, लेकिन टिंग उस बात को रोक देता है और पूछता है कि क्या उनका प्रेसिडेंट इतना पेटी लगता है कि वह ऐसा करेगा। जीन तुरंत अपनी गलती समझ जाता है और माफी मांगता है, जबकि टिंग उनका कैरोके प्लान कैंसिल कर देता है और जीन से कहता है कि वह सब कुछ खुद संभाले। वह ठंडे लहजे में जोड़ता है कि जियान जो भी करेगा उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, और जियान बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के मैसेज समझ जाता है। करीब 10 मिनट्स बाद एक इन्फॉर्मेंट जियान के पास आता है और बताता है कि चेन पहले ही स्कूल छोड़ चुका है, क्योंकि उसने कहा था कि उसे कुछ समय के लिए घर जाना है। वह यह भी बताता है कि चेन बिना खाए ही चला गया, जिससे सिचुएशन और कन्वीनियंट हो जाती है। जीन इसे डिवाइन इंटरवेंशन मानता है और अनफेमिलियर ग्राउंड पर उसे रूथलेसली डील करने का मौका पाकर एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही चेन सड़क पार करता है, उसे याद आता है कि अपनी पिछली लाइफ में एक पीक गिल्ड ने सेंट ही कंट्री के टेरिटोरी में एक डीमन लेयर को कॉन्कर करने की कोशिश करते हुए डिजास्टर का सामना किया था। उस लेयर के अंदर उन्होंने एक ऐसा मॉन्स्टर देखा था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था, जिसका नाम व्राथ था, जिसने पूरे पीक टीम को बिना किसी रेजिस्टेंस के तुरंत अनाहिलेट कर दिया। इसके बाद वह मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में निकल आया और हर जगह मैसिव डिस्ट्रक्शन फैलाया। हालांकि वह मेमोरी अधूरी है, चेन दृढ़ रहता है और इस लाइफ में उसी डीमन लेयर को खोजने की योजना बनाता है। इस प्लान को शुरू करने के लिए उसे बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, इसलिए वह बिना किसी हेजिटेशन के माएथिल मॉन्स्टर एक्सचेंज सेंटर की ओर बढ़ता है। उसे याद है कि फ्यूचर टाइमलाइन में
माइथिल गिल्ड के अंडर यह एक्सचेंज सेंटर पूरे कंट्री का सबसे बड़ा मटेरियल ट्रेडिंग हब बन जाता है। इस वर्ल्ड में एक अवेकनर की स्ट्रेंथ उसके इक्विपमेंट और वेपन्स की क्वालिटी से जज की जाती है, और यह एक्सचेंज ऐसे आइटम्स के बाइंग और सेलिंग के लिए एक क्रूशियल लिंक का काम करता है। लेकिन चेन के लिए ये जगह अभी के लिए सिर्फ जल्दी और आसानी से कुछ पैसे कमाने का एक तरीका है, इससे पहले कि वह अपने बड़े गोल्स की ओर बढ़े। इसीलिए वह सीधे अंदर जाता है और ब्रोकर के सामने कुछ फैंग्स रखता है जो उन्हें गहरी जांच और साफ सस्पिशन के साथ देखता है। वह पूछता है कि उसके जैसा एक स्टूडेंट ऐसा आइटम कैसे हासिल कर सकता है। इस पर चेन शांति से समझाता है कि यह उसे एक मॉन्स्टर से ड्रॉप हुआ था जिसे उसने पहले हराया था। ब्रोकर हैरान होकर कहता है कि उसने ऐसा आइटम पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी असिस्टेंट बीच में बोलती है और बताती है कि ये फैंग्स ई क्लास मॉन्स्टर्स बीस्ट सांगिन से आते हैं। वह याद करती है कि रिकॉर्ड्स में मेंशन है कि इन फैंग्स से ई ग्रेड क्लाउड टाइप सेप्टर बनाया जा सकता है या इन्हें पाउडर में पीसकर कई यूजेस में लाया जा सकता है। एरोगेंट ब्रोकर उसे रोक देता है और फैंग को वापस टेबल पर गिराते हुए कहता है कि ई ग्रेड आइटम की वैल्यू बहुत लिमिटेड होती है। फिर वह ब्रैग करने लगता है कि उनका एक्सचेंज वीआईपी सिस्टम पर चलता है, जहां वे सिर्फ आइडेंटिटी और हाई स्टेटस वाले अवेकनर्स से डील करते हैं। वह कहता है कि वह सिर्फ डी ग्रेड और उससे ऊपर के आइटम्स हैंडल करता है और इसी बहाने से इस लो टियर ई ग्रेड आइटम को पहचानने से इनकार कर देता है। अपने मन में वह हाल ही में हाई ग्रेड कस्टमर्स की कमी पर शिकायत करता है और सोचता है कि किसी लो टियर के साथ डील करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे उसकी प्रमोशन चांसेस नहीं बढ़ेंगे। वह इस पूरी सिचुएशन को न्यूसेंस कहता है और बिना सोचे जिम्मेदारी अपनी असिस्टेंट ली पर डाल देता है। जैसे ही वह साइड में हटता है, वह विनम्रता से चेन को कैश का एक एनवेलोप देती है और पूछती है कि क्या उसे इस ट्रांजैक्शन के अलावा किसी और चीज में मदद चाहिए। चेन 18 ग्रैंड की अमाउंट चेक करता है और सोचता है कि यह फिलहाल उसके रेंट की समस्या को बिना ज्यादा स्ट्रेस के संभाल लेगा। फिर वह ग्लोइंग ग्रेट सोर्ड निकालता है जो उसे परगेटरी रशासा से मिला था, जो तुरंत उसका पूरा अटेंशन खींच लेता है। हालांकि उसने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, फिर भी वह अंदाजा लगाती है कि यह कम से कम बी ग्रेड आइटम होगा या शायद ए ग्रेड भी हो सकता है। ब्रोकर वापस आता है और उसकी बात को फैंटेसी कहकर खारिज कर देता है, क्योंकि ए ग्रेड आइटम्स आमतौर पर लगभग 8 मिलियन के होते हैं। वह कहता है कि उसने कई साल वहां काम किया है और कभी भी रियलिटी में ए ग्रेड के करीब कुछ नहीं देखा। उसी समय शॉप ओनर आता है और शांति से कहता है कि यह आइटम न तो ए ग्रेड है और न ही बी ग्रेड। ब्रोकर अपने बॉस की शार्प जजमेंट की तारीफ करता है और कहता है कि उसे पहले से पता था कि एक साधारण स्टूडेंट के पास इतना वैल्यूएबल कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ओनर समझाता है कि यह वेपन क्लियरली परगेटरी लैंड से आया है और असल में यह एक एस ग्रेड आइटम है। यह सुनते ही ब्रोकर और असिस्टेंट दोनों शॉक में जैसे सिस्टम मेल्टडाउन का सामना करते हैं और उनके एक्सप्रेशंस डिसबिलीफ में फ्रीज हो जाते हैं। ओनर तुरंत चेन का हाथ पकड़ता है और उसे अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ ऑनर्ड गेस्ट की तरह वेलकम करता है। फिर वह चेन को वीआईपी रूम में चलने के लिए कहता है और उसे बिना हेजिटेशन कोई भी रिक्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करता है। इस बीच चेन संतुष्ट महसूस करता है क्योंकि वह देखता है कि ओनर चिंगजूर वैसा ही सामने आया जैसा उसने उम्मीद की थी। वीआईपी रूम में बैठने के बाद गिल्ड बॉस उससे पूछता है कि वह इस वेपन को कितने में बेचना चाहता है। हमारा लड़का तुरंत 1 मिलियन कहता है, जिससे ग्रीन हेयर्ड आदमी हैरान हो जाता है। बॉस उसे बताता है कि यह आइटम टेंस ऑफ मिलियंस तक जा सकता है क्योंकि यह बेहद वैल्यूएबल है। लेकिन चेन कहता है कि वह सिर्फ इस ग्रेट सोर्ड को कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल करके 1 मिलियन का लोन 1 महीने के लिए लेना चाहता है। यह सुनकर आदमी और ज्यादा हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि हमारा लड़का बहुत स्मार्ट है और सोचता है कि वह असल में है कौन। चेन आगे कहता है कि वह 30 डेज में कैपिटल अमाउंट चुका देगा और अगले महीने इंटरेस्ट भी देगा। जवाब देने से पहले गिल्ड बॉस लड़की से बाहर जाने को कहता है ताकि बड़े लोग बिजनेस की बात कर सके। जब जगह साफ हो जाती है तो वह आदमी कहता है कि वह जानता है कि चेन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी से है, जहां उसके सीनियर्स जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं। वह आगे कहता है कि उसे पता है ग्रेजुएशन टेस्ट 30 डेज में होगा और उसका रिवॉर्ड चेन। वह आदमी फिर सीधे हमारे हीरो से पूछता है कि क्या वह पूरी तरह श्योर है कि वह उस टेस्ट को एस करेगा। गिल्ड बॉस तुरंत अपना शर्लॉक साइड निकालता है और समझ जाता है कि चेन को पैसों की सख्त जरूरत है और वह यहाँ तब तक नहीं आता जब तक यह उसका लास्ट ऑप्शन न हो। अंत में वह घोषणा करता है कि वह उसे तुरंत 1.5 मिलियन उधार देगा, बिल्कुल बिना इंटरेस्ट के। हाथ आगे बढ़ाते हुए वह मुस्कुराता है और कहता है कि यह एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप की शुरुआत होगी। चेन इस जेस्चर से पूरी तरह स्पीचलेस रह
जाता है और वह आदमी उसे भरोसा भी दिलाता है कि इस कमरे से एक भी शब्द बाहर नहीं जाएगा। वह सिर्फ इतना कहता है कि बदले में हमारा लड़का जब भी कुछ ट्रेड करना चाहे तो इसी गिल्ड में आए। चैन अपने मन में सोचता है कि इस आदमी ने सब कुछ इतनी आसानी से समझ लिया, फिर भी उसे स्कैम करने की कोशिश नहीं की। अब वह समझता है कि फ्यूचर में गिल्ड बॉस इतना बड़ा नाम क्यों बनता है। हमारा लड़का उसका हाथ मिलाता है और सोचता है कि अगर उसे डीमन लॉर्ड को हराना है तो उसे स्ट्रॉन्ग एलाइज की जरूरत होगी। कुछ ही पलों बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और पैसा तुरंत उसके अकाउंट में भेज दिया जाता है। गिल्ड बॉस फिर पूछता है कि क्या उसे टूर्नामेंट के लिए वेपन उधार चाहिए, क्योंकि उसने अभी अपना दे दिया है। भले ही उसके पास एस रैंक गियर न हो, लेकिन उसके पास हाई क्वालिटी ए रैंक इक्विपमेंट की भरमार है। चैन उसे चिंता न करने को कहता है और फिर वह दूसरा ग्रेट सोर्ड समन कर देता है जो उसने पहले हासिल किया था, जिससे गिल्ड मेंबर्स पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। इसके बाद हमारा लड़का वहां से चला जाता है, जबकि गिल्ड बॉस तुरंत पिंक हेड लड़की को सुपरवाइजर प्रमोट कर देता है, क्योंकि उसने इतना हाई लेवल क्लाइंट सिक्योर किया। जाने से पहले चैन को याद आता है कि वह कुछ खरीदना भूल गया था और वापस काउंटर की ओर मुड़ता है। कुछ घंटों बाद वह एक बस स्टॉप के सामने खड़ा होता है। उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में टॉप तक पहुंचने के लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया था और लोग उसे ट्रैश की तरह ट्रीट करते थे। वह एंडलेस शिफ्ट्स करता था सिर्फ खर्च पूरे करने के लिए, और दोनों सिबलिंग्स को हर महीने किसी तरह सरवाइव करने के लिए लगभग होमलेस की तरह जीना पड़ता था। यून उस समय अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच गई थी, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया और कहा कि कैंपस उसके डियर ब्रदर से बहुत दूर है, लेकिन असल में वह उस पर और फाइनेंशियल बर्डन डालने से डरती थी। प्रेजेंट में लौटते हुए वह सोचता है कि वह अभी तक क्यों नहीं आई और इधर उधर देखने लगता है। तभी एक आवाज उसे बुलाती है और उसे स्टूपिड कहती है कि वह एंट्रेंस के पास क्यों ढूंढ रहा है, एग्जिट के पास क्यों नहीं। वह अपनी बड़ी सूटकेस खींचते हुए आती है और कहती है कि वे फिर से ब्रोक हो गए हैं क्योंकि रेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन हमारा लड़का वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह शॉक में, क्योंकि उसे देखे 7 साल हो चुके हैं। वह उससे कहती है कि उसका सामान उठाने में मदद करे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता तो वह उसके सामने हाथ हिलाकर उसे रियलिटी में लाने की कोशिश करती है। उसी पल चैन अचानक आगे बढ़ता है और उसे कसकर गले लगा लेता है, जिससे वह पूरी तरह सरप्राइज हो जाती है। कुछ ऑकवर्ड पलों के बाद वह फॉरबिडन पोकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी पकड़ से निकलती है और उसे लगभग सफोकेट करने के लिए डांटती है। वह कहती है कि वह हाल ही में काफी स्यूज बिहेव कर रहा है और पूछती है कि क्या उसकी क्रश ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वह इसे टाल देता है। दोनों फिर चलने लगते हैं, जबकि वह अपने एग्जाम्स के बारे में लगातार बोलती रहती है। फिर भी चैन हर बात सुनकर खुश महसूस करता है और खुद से कहता है कि इस लाइफ में वह उसे कुछ भी होने नहीं देगा। इसी बीच एक एलीवे में कुछ थग्स किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। यह कंफर्म करने के बाद कि हमारा हीरो यहाँ से गुजरेगा, जियन अपने गूंज को लो रहने को कहता है और टारगेट आते ही साथ में एम्बुश करने को कहता है। चेहरे पर एक पागल मुस्कान के साथ खुद से कहता है कि वह उस आदमी को उसके किए की सजा जरूर देगा। एक थग पूछता है कि अगर सिचुएशन बढ़ गई तो क्या वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्लाउड असैसिन कहता है कि वह शुरू में सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन हाल की एनकाउंटर ने उसे सच में गुस्सा दिला दिया है। चैन द्वारा मिली ह्यूमिलिएशन को याद करते हुए वह उन ट्रैश बैग से कहता है कि उसके लिए कुछ छोड़ दें और कसम खाता है कि वह हमारे हीरो को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। जीन फिर डींगे मारता है कि वह सबसे बेस्ट क्लाउड असैसिन है और अपने टारगेट के चेहरे का एक्सप्रेशन सोचकर ही ड्रूल करने लगता है। हमारे हीरो की तरफ वापस आते हुए यून उसे याद दिलाती है कि वह हाल ही में बहुत अजीब बिहेव कर रहा है और सोचती है कि क्या यह एग्जाम्स की वजह से है। वह इसे हल्के में लेते हुए कहती है कि उसके जैसे वीकलिंग को इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसकी बहन उसे याद दिलाती है कि वह हमेशा उसे कहता था कि चाहे कुछ भी हो आगे बढ़ते रहो और बाकी सब फेट पर छोड़ दो। उसका मूड उठाने के लिए वह एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाने लगती है जैसे ही वे एली में चलते हैं। चैन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होता है कि उसने इतनी आसानी से उसके बदलाव को नोटिस कर लिया, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे यह नहीं पता कि उसने अपने पावर्स अवेकन कर लिए हैं और वह अब रिच भी बन चुका है। उसके कॉन्फिडेंट जवाब को सुनकर कि वह ठीक है, यून सोचती है कि शायद यह उसका मेल प्राइड बोल रहा है। वह सिर हिलाती है और मन ही मन सोचती है कि उसका भाई अब सच में एक आदमी बन रहा है। इसी बीच दूर खड़े थग्स में से एक जियान को बताता है कि उनके टारगेट के साथ एक लड़की भी है। यह सुनकर वह बेहद एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि एली में कोई कैमराज नहीं है और क्रिस हैंसन उन्हें पकड़ नहीं सकता। लेकिन हमारा लड़का तुरंत उनकी ईविल इंटेंशंस महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि ये वही स्टूडेंट काउंसिल के स्कमबैग्स हैं। वह कुछ ऑफ ब्रांड एयरपॉड्स निकालता है और अपनी बहन के कानों में लगा देता है। उसे कहता है कि वह एक गाना सुने जिसे वह हाल ही में पसंद करने लगा है, जिससे वह थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि वह कभी म्यूजिक नहीं सुनता, लेकिन वह उसे समझने के लिए साथ देने का फैसला करती है। फिर वह मुड़ता है और उन स्कमबैग्स को घूरता है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है और फाइट शुरू हो जाती है जब थग्स उसकी ओर दौड़ते हैं। चैन तुरंत अपने
लाइटनिंग क्लास में स्विच करता है और याद करता है कि उसे अपनी ओनली फैमिली खोए हुए 7 इयर्स हो चुके हैं और अब जाकर वह उससे फिर मिला है। गुस्से से भरा हुआ वह सोचता है कि इन लोगों ने इतनी हिम्मत आखिर कहां से लाई और बिजली की तरह आगे बढ़ता है। हमारा हीरो पहले आदमी को अपने पैर से मारता है और उसे पीछे उड़ा देता है, जबकि बाकी लोग पसीना बहाने लगते हैं। फिर वह अपना फिस्ट चार्ज करता है और 3 लोगों को लगातार फ्री नकल सैंडविचेस देता है और चौथे को ब्रूटल नी स्ट्राइक से खत्म करता है। एक ब्रेव ट्रैश बैग हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसका हाथ पकड़कर उसे स्पगेटी की तरह तोड़ देता है। वह आदमी दर्द से चिल्लाता है और तुरंत उसके नाक पर क्वार्टर पाउंडर जैसा पंच पड़ता है। अपने साथियों को इधर उधर उड़ते देख जियान शॉक में जम जाता है और सोचता है कि हमारा लड़का इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। चेन रुकता नहीं है और लगातार पंचेस मारते हुए क्लाउड असैसिन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, जियान खुद को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह सबसे स्ट्रांग असैसिन है और हार नहीं सकता, लेकिन हमारा हीरो उसे रियलिटी में वापस लाता है एक डेवस्टेटिंग पंच के साथ जो उसे पीछे उड़ा देता है। वह रुकता नहीं है और आगे बढ़कर पंचेस की ऐसी कॉम्बो देता है कि उसके कई दांत टूट जाते हैं। क्लाउड असैसिन जमीन पर टम्बल वीड की तरह लुढ़कता हुआ दीवार से जा टकराता है। वह आंखें खोलने की कोशिश करता है और सामने शैतान जैसा चेहरा देखता है। चेन नीचे देखता है और जियान को, जिसकी डिग्निटी खत्म हो चुकी है, याद दिलाता है कि उसने पहले ही उसे दूर रहने को कहा था। उसकी आंखों में देखते हुए वह पूछता है कि क्या वह बेसिक ह्यूमन स्पीच भी नहीं समझ सकता। वह आदमी जो अब पहचान में नहीं आता, अपने पैरों को महसूस भी नहीं कर पा रहा और उसके आधे बोन्स टूट चुके हैं, राटे हाथ। उसे एहसास होता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया और वह मुश्किल से माफी मांग पाता है। चेन उसका कॉलर पकड़कर उसे चुप कराता है और उसके चेहरे के पास डैगर रख देता है। मिस्टर टॉप असैसिन उसकी आंखों में साफ देखता है कि वहां किल करने में जरा भी हेजिटेशन नहीं है। उसमें एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा कोई ऑरा नहीं है। जीन सोचने लगता है कि किस तरह का हेल एक इंसान को चेन जैसा मॉन्स्टर बना सकता है। ठंडी नफरत के साथ चेन उसे कहता है कि अगर वह इस नाइटमेयर को दोहराना नहीं चाहता तो उसकी बात याद रखे। वह अगली बार अगर उन्होंने कोई भी बेवकूफी की तो उन्हें फाड़ने में जरा भी हेजिटेट नहीं करेगा। यही उसकी फाइनल वार्निंग है। फिर वह और भी जोर देकर कहता है कि अगर वे उसकी बहन के 1 माइल के अंदर भी आए तो वह उनके हर करीबी इंसान को एक एक करके खत्म कर देगा। उसके बाद वह डैगर गिरा देता है और सॉन्ग खत्म होने से पहले ही वापस युन के पास आ जाता है। सॉन्ग के अंत तक उसकी बहन इमोशन से भर जाती है। वह सैड और पेनफुली लोनली लिरिक्स से इतनी प्रभावित होती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कंफ्यूज्ड होकर रोती है, सोचती है कि उसके भाई ने ऐसा क्या झेला जिससे वह सालों में इतना बदल गया। वह यह भी सोचती है कि कहीं उसका सपोर्ट उस समय काफी नहीं था। डिटर्मिनेशन के साथ वह उसे डांटने के लिए मुड़ती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके हाथ में मौजूद गिफ्ट पर पड़ती है, वह बीच में ही रुक जाती है। वह शाइनी गोल्ड प्लेटेड पेन जिसे वह हमेशा से चाहती थी अब उसकी आंखों के सामने। यून एक्साइटमेंट से लाल हो जाती है और यकीन नहीं कर पाती कि उसके भाई ने उसे न्यूएस्ट होलोग्राफिक मैजिक पेन खरीदा है जो उनके मंथली रेंट से भी ज्यादा महंगा है। उसकी अडोरेबल रिएक्शन चेन का दिल गर्म कर देती है। उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वह इसे वापस नहीं करना चाहती, भले ही रेंट की स्थिति को देखते हुए वही सही फैसला हो। अपनी मुट्ठी पीछे छिपाते हुए चेन चुपचाप कसम खाता है कि इस बार वह अपनी बहन की मुस्कान की रक्षा करेगा और उसे उसके ड्रीम स्कूल में जरूर भेजेगा। घर पर उसकी बहन खुशी खुशी घंटों तक हवा में होलोग्राफिक ड्राइंग्स बनाती रहती है। बड़ा भाई चुपचाप उसका बनाया हुआ रामेन खाता है और कहता है कि वह खुश है कि उसे गिफ्ट पसंद आया। फिर भी वह उसकी इतनी बड़ी खर्च को लेकर चिंतित रहती है क्योंकि उनके पास अगले महीने का रेंट भी नहीं है। वह गर्व से मुस्कुराता है और बताता है कि पूरे 1 साल का रेंट पहले ही कवर हो चुका है। बड़ा भाई ब्रैग करता है कि उसका एक दोस्त के साथ छोटा बिजनेस वेंचर हाल ही में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यूनियन उसे शक भरी नजरों से देखती है और उसकी कहानी पर भरोसा नहीं करती। फिर भी वह उसे और नहीं टोकती क्योंकि उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसका भाई इतने खुले दिल से कब हंसा था। वह उसके कंधे पर हाथ रखती है और बस एक बात कहती है कि वह जो भी सीक्रेटली कर रहा है उसे खुद को ज्यादा थकाना नहीं चाहिए। इसी बीच एक शांत एक्वेरियम में प्रेसिडेंट तिंग अपने कजिन के साथ शॉकिंग न्यूज शेयर करता है। शहर के बेस्ट डॉक्टर्स ने घोषित किया है कि मिस्टर टॉप असैसिन की हालत इतनी खराब है कि अब रिकवरी संभव नहीं है। उसके शरीर की आधे से ज्यादा बोन्स इतनी बुरी तरह टूट चुकी हैं कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। चेन से लड़ना ही प्रेसिडेंट के लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन लड़ाई के बाद उसकी हालत और भी शॉकिंग है। उसका कजिन ठंडे तरीके से रिएक्ट करता है और बस इस बात से निराश है कि अब उसके टीम में स्ट्रॉन्ग ग्रेजुएट्स की संख्या कम होगी, लेकिन प्रेसिडेंट भी उतना ही रूथलेस है और कहता है कि
कि वह उस बर्डनसम एनपीसी के बिना और बेहतर परफॉर्म करेगा। तभी उनका अंकल और एकेडमी का डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलता है। गोंगवेन शांत स्वर में हमारे हीरो के हालिया एक्शंस पर अपनी रिपोर्ट देता है। रैंकिंग सेरेमनी के दौरान हुई केओस की उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। रिजल्ट्स में कोई डाउट नहीं है और चेन सच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से ऊपर रैंक करता है। यह सुनकर फॉर्मर टॉप स्टूडेंट पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। फिर वह उसे एक गंभीर सलाह देता है कि उसके पिता ने अलायंस के वाइस चेयरमैन को उसके कॉम्बैट एग्जाम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, इसलिए उसे सब में सबसे ज्यादा शाइन करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो डायरेक्टर एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देता है कि ग्रीन हेयर्ड गर्ल उसकी टीम को फर्स्ट प्लेस दिलाने में मदद करेगी। लेकिन काउंसिल प्रेसिडेंट बिना हेजिटेशन के इस ऑफर को मना कर देता है। वह कहता है कि उसने असेसमेंट के दौरान अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं थी। प्रेसिडेंट तिंग अपनी सुपीरियरिटी को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और कहता है कि वह अकेले ही पूरी एकेडमी को डोमिनेट करेगा। एकेडमी डॉर्म्स में हमारा लड़का अपनी डेली 100 मिनट रन विद वेट्स खत्म करने के बाद खुद को साफ करता है। उसका पूरा फोकस एक ही गोल पर है, अपकमिंग ग्रेजुएशन एग्जाम में $1 मिलियन प्राइज जीतना। यही उसका एकमात्र मौका है माइथिल गिल्ड के साथ अपना डील पूरा करने और उनके साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड रिलेशनशिप बनाने का। एग्जाम में अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे हैं। वह बिस्तर पर लेटता है, आराम करने के लिए नहीं बल्कि नींद में भी ग्राइंडिंग जारी रखने के लिए। वह अपने डीमन लेयर में प्रवेश करता है जहां डीमन किंग लानू का विशाल वॉइड टावर उसके सामने खड़ा है। बिना किसी हेजिटेशन के वह लंबे स्टेयरकेस पर चढ़ते हुए एंट्रेंस की ओर बढ़ता है। ग्रेवहाउंड किंग की क्लास के साथ उसका पहला असेसमेंट एक रिस्पेक्टेबल मिड सी रैंक तक पहुंचा था। दूसरी तरफ उसकी अबिसल फील्ड क्लास की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ ने सिस्टम को पूरी तरह ओवरलोड कर दिया। यहाँ तक कि डीमन हार्ट भी उसकी असली पोटेंशियल को प्रॉपर्ली क्लासिफाई नहीं कर पाया। अब उसकी बाकी क्लासेस को इवैल्यूएट करने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है। वह वॉइड टावर को अनलॉक करता है और बैटलफील्ड पर सीधे उनकी रॉ पावर टेस्ट करने का फैसला करता है। वह अंदर कदम रखता है, यह जानने के लिए कि टावर उसे किस तरह की ब्रूटल चैलेंज देगा। जो वह अंदर देखता है उसे शॉक में डाल देता है। वह खुद को एक अजीब डायमेंशन में पाता है जहां वह स्पेस में तैरते एक मैसिव व्हाइट प्लैनेट के ऊपर खड़ा है। जैसे ही वह पहला कदम उठाता है वह तुरंत एक घुटने पर गिर जाता है, मुश्किल से अपने शरीर को संभाल पाता है। फॉलन स्टार वेस्टस में ग्रेविटी अर्थ से 10 गुना ज्यादा है और चेन को अपने बोन्स तक क्रशिंग प्रेशर महसूस होता है। उसके पीछे टावर का एंट्रेंस पूरी तरह गायब हो जाता है। वह समझ जाता है कि एग्जिट खोलने के लिए उसे बॉस को हराना होगा। किसी लीथल बीस्ट के एम्बुश करने से पहले उसे जल्दी अडेप्ट करना होगा। लेकिन पास में शिकार ढूंढता एक फैंटम लायन उसे यह मौका देने को तैयार नहीं है। मजबूरी में चेन तुरंत अपनी लाइटनिंग क्लास में स्विच करता है। लायन सीधे उस पर झपटता है लेकिन वह मुश्किल से बचकर उसके शोल्डर में एक प्रिसाइज स्टैब करता है। बीस्ट गुस्से में गरजता है लेकिन अटैक इनइफेक्टिव रहता है क्योंकि वह वाइटल पॉइंट को मिस कर देता है। वह जल्दी समझ जाता है कि उसके अटैक्स भी उतने ही स्लो और इनएक्यूरेट हैं जितना उसका मूवमेंट। फैंटम लायन उसे आसानी से जमीन पर गिरा देता है और टाको की तरह काटने की कोशिश करता है, यह दिखाते हुए कि ये मॉन्स्टर्स एक्सट्रीम ग्रेविटी में कितने अडेप्ट हो चुके हैं। चेन कुछ पल के लिए उसे अपने आर्म को निबल करने देता है, फिर तुरंत अपनी क्लास को एबिसल फील्ड में बदल देता है। यह चेंज उसे अलग तरह का स्टैट बूस्ट देता है। कुछ स्पीड के बदले उसे इमेंस स्ट्रेंथ और स्टैमिना मिलती है जो क्लोज कॉम्बैट में जरूरी होती है। उसकी क्लास चेंज फाइट को तुरंत उसके फेवर में पलट देती है। रक्षासा की ग्रेविटी मैनिपुलेशन एबिलिटी यहाँ बेहद काम आती है। वाले प्लैनेट पर 3 गुना मल्टीप्लायर बेहद ब्रूटल साबित होता है। लायन जोर से दहाड़ता है लेकिन चेन कोई मर्सी नहीं दिखाता और उसे प्लैनेट की सरफेस पर क्रश कर देता है। इसके बाद वह थक कर जमीन पर लेट जाता है। ग्लटनी उसे एक लेवल अप नोटिफिकेशन देता है। उसे बताया जाता है कि हर क्लास की 1 स्टार रेटिंग होती है जो यह दिखाती है कि क्लास स्विच करने पर स्टैट्स कितना बदलते हैं। परगेटरी रॉकशासा उसकी सभी क्लासेस में सबसे ज्यादा स्टार्स रखती है। फिर भी उसने इस क्लास में एक बी रैंक फैंटम लायन से अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल किया। साफ है कि उसे एसएसएस रैंक पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। फिर वह इरिटेट होता है जब ग्लटनी उसे उस क्रीचर को डिवावर करने का ऑप्शन भी नहीं देता। ये मॉन्स्टर फ्लोर बॉस भी नहीं था क्योंकि असली बॉस को हराने पर ही एग्जिट खुलना चाहिए। तभी उसके पीछे एक मैसिव डोर खुलता है और अंधेरे से दर्जनों ग्लोइंग आईज उसे घूरते हैं। उसे रियलाइजेशन होता है कि एक लायन को हराने में जो एफर्ट लगा वह आने वाले खतरे के सामने कुछ भी नहीं है। काउंटलेस बी रैंक मॉन्स्टर्स दरवाजे से निकलते हैं और
हर दिशा से उस पर हमला करते हैं। अब उसे पूरी तरह समझ आता है कि राक्षसा ने उसे क्या चेतावनी दी थी। डीमन ने कहा था कि टावर के अंदर रूथलेस बीस्ट्स हैं और उसका रास्ता एंडलेस पेन और सफरिंग से भरा होगा। लेकिन उसने यह भी कहा था कि उसे सब कुछ सहना होगा, अडेप्ट करना होगा और स्ट्रॉन्गर बनना होगा। कुछ ही देर बाद चेन अचानक नींद से जाग जाता है, जैसे उसने अभी अभी अपने जीवन का सबसे भयानक नाइटमेयर झेला हो। कमरे में बाकी लोग गहरी नींद में हैं, पूरी तरह अनजान कि उसने अभी मॉन्स्टर्स द्वारा अपने फ्लैश को फाड़े जाने की पीड़ा महसूस की। हमारा हीरो आखिर समझ जाता है कि परगेटरी का वॉइड टावर कोई शॉर्टकट नहीं है, यह बस एक लंबी, कठिन और दर्दनाक जर्नी की शुरुआत। कई हफ्ते बीत जाते हैं और आखिरकार एकेडमी के ग्रेजुएशन एग्जाम का समय आ जाता है। कई वीआईपीज वहां मौजूद होते हैं ताकि नए प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स के बैच को ऑब्जर्व कर सकें। टीम कॉम्पोजिशन के लिए नए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी अनाउंस किए जाते हैं, जहां हर पार्टी में कम से कम एक हाई ई रैंक स्टूडेंट होना जरूरी है। टीम्स बनाने का मोमेंट आता है और डिक्लेयर किया जाता है कि अब सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के रैंक्स देख सकते हैं। इससे हर कोई जल्दी डिसाइड कर सकता है कि किसे अपनी पार्टी में रिक्रूट करना है। स्टूडेंट्स को हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक के क्रम में अरेंज किया जाता है, लेकिन माओंग तुरंत कुछ अजीब नोटिस करता है। चेन खुद भी कंफ्यूज्ड हो जाता है जब वह अपना नाम बिल्कुल बॉटम पर देखता है। सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं और बाकी लोग सोचने लगते हैं कि एक नियर डेथ सी अवेकनर क्लास में सबसे नीचे कैसे हो सकता है। जेलस स्टूडेंट्स तुरंत ट्रैश टॉक शुरू कर देते हैं। उन्हें यकीन है कि उसका हाई रैंक असेसमेंट की गलती थी, फिर भी वे उसकी रियल स्ट्रेंथ को डिनाई नहीं कर सकते और जानते हैं कि उसे टीम में लेने से उनका स्कोर जरूर बढ़ेगा। काउंसिल प्रेसिडेंट तिंग चुप रहता है, जबकि विस्पर्स फैलते हैं कि जिसने प्रेसिडेंट का ऑफर रिजेक्ट किया वह अब पछता रहा होगा। इस पूरी स्कीम के पीछे उसका अपना अंकल गोंग श्वान है। उस बास्टर्ड ने मान लिया था कि बॉटम रैंक देखकर कोई भी चैन को अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं करेगा। उसका प्लान सिंपल था, अगर चैन क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा तो वह प्रेसिडेंट की पार्टी को चैलेंज नहीं कर सकेगा। कुछ घंटे पहले क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट थिंग से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें उसकी टीम में ले ले। वे उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चिंग उन्हें मना कर देता है और कहता है कि वे सिर्फ एक और मेंबर जोड़ सकते हैं। प्रेजेंट में लौटते हुए बाकी सभी स्टूडेंट्स अपनी टीम्स बना लेते हैं और सिर्फ वीकेस्ट डॉम पीछे रह जाता है। लॉन्ग बताता है कि उन्होंने सभी से पूछा, लेकिन कोई भी उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। अभी उनके पास सिर्फ 4 लोग हैं, इसलिए वे ग्रेजुएशन टेस्ट में भाग नहीं ले सकते। वह कंप्लेन करता है कि चेन का स्कोर अचानक लोएस्ट रैंक पर आना बेहद सस्पिशियस है, जिससे वह पार्टिसिपेट करने के लायक भी नहीं दिखता, क्योंकि क्राइटेरिया में कम से कम एक हाई ई रैंक चाहिए। ऐसा लगता है कि उनकी ग्रुप को जानबूझकर टारगेट किया गया है। ग्रेजुएशन टेस्ट ही एकमात्र मौका है जहां स्टूडेंट्स अपना टैलेंट दिखाकर हाई लेवल गिल्ड्स द्वारा स्काउट हो सकते हैं। फाइनल टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स की संख्या तय करती है कि ग्रुप कितने मॉन्स्टर्स का सामना करेगा, इसलिए नंबर्स का कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से कोई भी वीकलिंग्स के साथ नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि वह सिर्फ बर्डन बढ़ाएंगे। हालात और खराब हो जाते हैं क्योंकि 3 लोएस्ट रैंक्ड स्टूडेंट्स एक ही डॉम से हैं, जिससे वे पूरी तरह आइसोलेटेड हो जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट जुओ को बुलाता है और कहता है कि उन्हें सिर्फ एक और व्यक्ति चाहिए। वह उसे गैसलाइट करने की कोशिश करता है, कहता है कि वह अपने वीक डॉर्म मेट्स के साथ टीम बनाकर फेल तो नहीं होना चाहता। चेन समझ जाता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वे सब कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन डॉम किंग उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वह अपने रूममेट्स को कभी नहीं छोड़ेगा। इससे दूसरा ग्रुप गुस्से में चला जाता है, लेकिन वह उन्हें अंडर एस्टिमेट न करने की वार्निंग देता है। स्टूडेंट लिस्ट देखते हुए लॉन्ग अनाउंस करता है कि लगभग सभी टीम्स बन चुकी हैं, उन्हें बस एक और मेंबर चाहिए, लेकिन कोई भी ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। इस बीच चेन डायरेक्टर को घूरता है और समझ जाता है कि उसका सरनेम काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा ही है। इन अंडरहैंडेड मूव्स को देखकर चेन सोचता है कि क्या गोंगवान सच में उसे इतना बड़ा थ्रेट मानता है। उम्मीद न खोते हुए वह डिक्लेयर करता है कि वह जरूर टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा और अपनी लाइटनिंग एबिलिटी एक्टिवेट करता है। जब बाकी लोग अपनी हॉस्टिलिटी ओपनली दिखा रहे हैं तो वह सोचता है कि अब उसे भी खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। ऑरा फार्मिंग करते हुए वह आगे बढ़ता है और ऑफिशियल्स उसकी सडन पावर डिस्प्ले देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि उसके डॉम मेट्स भी सोचने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हमारा हीरो याद करता है कि सभी अवेकनर स्कूल्स में एक खास कस्टम होता है। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स किसी को भी कभी भी चैलेंज कर सकते हैं, भले ही यह दिखावा लगे, लेकिन यह अपनी स्ट्रेंथ दिखाने और रिकॉग्निशन पाने का तरीका है। ऐसी सिचुएशन में कई लोग फाइट करने से मना कर देते हैं, लेकिन वह जानता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट पीछे नहीं हटेगा। इसलिए अगर वह उस ब्लॉन्ड को हरा देता है तो हर कोई उसके साथ टीम बनाना चाहेगा। तभी एक लड़की दरवाजे पर आती है और उसे बुलाती है, पूछती है कि क्या उसे अभी भी अपनी टीम में किसी की जरूरत है। वह आगे कहती है कि वह भी इस साल के ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती है। वाइस प्रेसिडेंट जोड़ती है कि वह मिडिल स्कूल में डैंग तक पहुंच चुकी है, इसलिए वह उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। उसके डॉर्ममेट्स
पागल हो जाते हैं, सोचते हैं कि उसने इतनी ब्यूटीफुल लड़की को अपनी साइड में कैसे कर लिया। चंग और तिंग दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, जबकि डायरेक्टर तो लगभग पानी पीते पीते चोक कर जाता है। स्टूडेंट्स गॉसिप करने लगते हैं और सोचते हैं कि एक एक्सचेंज स्टूडेंट इस टेस्ट में सबसे कमजोर टीम के साथ क्यों जुड़ना चाहती है। कोई भी सच में नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन एक रूमर है कि वह सेंट किंगडम से आई है। डायरेक्टर लगभग अपना आपा खो देता है और कहता है कि एक्सचेंज स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन टेस्ट में भाग नहीं ले सकते। वह आगे कहता है कि लिंग ने यहाँ कोई रैंक्ड टेस्ट नहीं दिया, न ही उसने अपना रैंक प्रूव किया, जो रूल्स के खिलाफ है। अचानक प्रिंसिपल वहां आ जाता है और कहता है कि डायरेक्टर सही है। गोंग उसे देखकर लगभग हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, लेकिन प्रिंसिपल फिर पूछता है कि लिंग टेस्ट में क्यों शामिल होना चाहती है, जबकि वह यहाँ थोड़े समय के लिए ही रहने वाली है। इस बीच हमारा लड़का हैरान हो जाता है और सोचता है कि प्रिंसिपल अचानक टेलीपोर्ट कैसे हो गया, जबकि वह वॉरियर क्लास है। ओल्ड मैन समझाता है कि अगर वह टेस्ट में शामिल होती है तो यह दूसरों के लिए अनफेयर होगा, जिस पर वह बस सहमति दिखाती है। चैन पसीना बहाने लगता है क्योंकि वह इन दोनों का रैंक तक समझ नहीं पा रहा। डायरेक्टर हिम्मत जुटाकर प्रिंसिपल का समर्थन करता है और कहता है कि रूल्स के बिना स्कूल नहीं चल सकता। प्रिंसिपल फिर अपना टोन बदलता है और समझाता है कि इस स्कूल का पर्पस अवेकनर्स को ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिससे वे लाइफ में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें। ग्रेजुएशन टेस्ट भले ही एक ट्रेडिशन है, लेकिन यह स्टूडेंट्स के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट भी है। वह पूछता है कि अगर सडन रूल चेंजेस की वजह से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो स्कूल उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा। डायरेक्टर घबराकर पसीना पसीना हो जाता है और सोचता है कि क्या वह एक्सपोज हो गया है। वह सोचने लगता है कि क्या प्रिंसिपल यह सब सिर्फ उस लड़के के लिए कर रहा है। आखिरकार वह मान जाता है कि यह परेशानी लेने लायक नहीं है और पीछे हट जाता है। वह खुद से कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स पहले ही एक टीम बना चुके हैं, इसलिए वे आसानी से जीत जाएंगे। वह प्रिंसिपल के सामने झुककर माफी मांगता है और मानता है कि उन्होंने सिस्टम की वजह से कुछ स्टूडेंट्स के ग्रोथ के मौके छीन लिए थे। डायरेक्टर अनाउंस करता है कि अब लोअर रैंक्ड टीम्स और 5 से कम मेंबर्स वाली ग्रुप्स भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती हैं, ताकि फेयरनेस बनी रहे। चारों डॉर्मेट्स आखिरकार अपनी टीम बना लेते हैं और खुश होते हैं कि अब वे ग्रेजुएशन टेस्ट में भाग ले पाएंगे। पीछे बैठा प्रिंसिपल लिंग से कहता है कि वह उस लड़के में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। टेस्ट के एक साइड पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स की टीम को लीड कर रहा है और दूसरी तरफ चैन 3 वीकेस्ट प्लेयर्स को लीड कर रहा है। यह देखकर ओल्ड मैन को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वे कौन सी केव चुनेंगे और आखिर में कितने पॉइंट्स हासिल करेंगे। ऑफिशियल अनाउंस करता है कि सभी कैप्टन्स अब अपनी डेविल केव चुन सकते हैं। तभी उसका टैबलेट बीप करता है, जिससे वह चौंक जाता है क्योंकि एक कैप्टन पहले ही चॉइस कर चुका होता है। जैसे ही सभी देखते हैं कि चेन ने कौन सी केव चुनी है, सबके होश उड़ जाते हैं। उसके डॉर्ममेट्स भी पैनिक हो जाते हैं और उसे तुरंत डिसीजन बदलने को कहते हैं। पूछते हैं कि क्या उसे पता भी है कि उसने अभी क्या कर दिया, लेकिन हमारा लड़का चुप रहता है और स्क्रीन को घूरता रहता है। ग्रेजुएशन टेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स की टीम्स एक डेविल्स केव में प्रवेश करती हैं और मॉन्स्टर्स को हराकर पॉइंट्स कमाती हैं। मॉन्स्टर लॉर्ड्स को हराने और कम समय में कंप्लीशन करने पर अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं और डंजन की डिफिकल्टी टोटल स्कोर को मल्टीप्लाई करती है। एक एफ रैंक डंजन अधिकतम 75 पॉइंट्स दे सकता है, जबकि ई रैंक डंजन 100 पॉइंट्स तक दे सकता है। जो टीम सबसे ज्यादा स्कोर करती है उसे इंपीरियल गिल्ड स्काउट करता है और टॉप प्लेयर को 1 मिलियन यूएन का रिवॉर्ड मिलता है। सिलेक्शन रूम में वापस स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर 90 पॉइंट्स था, जिसे इंपीरियल गिल्ड के करंट लीडर ने अचीव किया था। एक ई रैंक डंजन क्लियर करने के लिए भी टीम में कम से कम 3 स्ट्रॉन्ग डी रैंक फाइटर्स चाहिए होते हैं। इस साल टिंग की टीम शायद उस रिकॉर्ड को पार कर सकती है। तभी डिस्प्ले बीप करता है और सबको बताता है कि किसी ने डेविल्स केव सिलेक्ट कर ली है। वह आदमी शॉक्ड रह जाता है जब देखता है कि हमारे लड़के ने डी रैंक डंजन चुन लिया है। अब तक किसी ने भी डी रैंक डंजन क्लियर नहीं किया है और सब सोचने लगते हैं कि यह कोई गलती है। लॉन्ग उससे पूछता है कि क्या उसने अपना सिर कहीं मार लिया है, जबकि डॉम किंग पूरी तरह हैरान रह जाता है। नर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बताता है कि उसने इस डिसीजन के बारे में अच्छे से सोच लिया है। तभी सिस्टम फिर बीप करता है और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी डी रैंक केव सेलेक्ट कर लेता है। टिंग की टीम तुरंत उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेती है और टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाती है। क्लासरूम में हंगामा मच जाता है जबकि उनकी टीम कैजुअल बनने की कोशिश करती है। ब्लॉन्ड गॉथ गर्ल हमारे लड़के का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वह सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहा है। बॉल्ड गाय कहता है कि उसके वीक टीममेट्स कभी भी इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और टीम टूट जाएगी। लॉन्ग चेन के चेहरे को देखता है और समझ जाता है कि वह सच में सीरियस है। वह सोचता है कि उसका दोस्त कब इतना स्ट्रांग बन गया और कितना बदल गया है। आखिरकार नर्ड कंफर्म बटन दबा देता है और अपने दोस्त पर भरोसा करने का फैसला करता है। यो भी ग्रीन बटन दबा देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। डॉर्म किंग इरिटेट हो जाता है कि दोनों ने उससे पहले डिसीजन ले लिया और वह भी बटन दबा देता है। इस तरह सिस्टम ऑफिशियली उनकी टीम को टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर देता है। अपने डॉर्म
मेट्स को देखते हुए चेन माफी मांगता है और बताता है कि उसने यह डंजन इसलिए चुना क्योंकि वह टॉप स्कोरर बनना चाहता है। उसे एहसास होता है कि वह उन्हें अपने ड्रीम में घसीट रहा है, लेकिन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वे साथ मिलकर टॉप तक पहुंचेंगे। उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट अचानक खड़ा हो जाता है और कहता है कि टॉप स्पॉट सिर्फ उसी का है। चेन उसकी तरफ मुड़ता है और सीधे उसका सामना करता है। टिंग एक इंटिमिडेटिंग ऑरा छोड़ता है और कहता है कि पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट हो सकता है। पीछे खड़ी लिंग यह देखकर हैरान होती है क्योंकि उसने पहली बार उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस देखी हैं। दोनों के बीच क्लैश अब खुलकर सामने आ चुका है। प्रिंसिपल को गर्व होता है कि स्टूडेंट्स इतने फियरलेस हैं, लेकिन लिंग को चिंता होती है कि हमारे लड़के ने डी रैंक केव चुनी है, जिसे एक सी रैंक भी अकेले क्लियर नहीं कर सकता। भले ही डी रैंक केव से 150 पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन इसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा उसकी टीम भी इसके लिए सूटेबल नहीं है। प्रिंसिपल कहता है कि उनके पास सिर्फ 1 महीना बचा है और इतने कम समय में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, फिर भी वह बेस्ट की उम्मीद करता है। स्टोरी 2 हफ्ते आगे बढ़ती है ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर, जहां सभी एग्जॉस्टेड होकर जमीन पर पड़े हैं। लॉन्ग पूछता है कि वे फिजिकल ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं जबकि बाकी लोग सिमुलेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं। चैन उन्हें तरह तरह की एक्सरसाइजेस करवाता है जिससे वे पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारा हीरो समझाता है कि सिमुलेशन ट्रेनिंग असल में कोई मदद नहीं करती। जब कोई पहली बार डेविल केव में जाता है उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और सिर्फ उसके इंस्टिंक्ट्स ही उसे बचाते हैं। यह सारी ट्रेनिंग उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है ताकि वे तेज मूव कर सकें और बेहतर रिएक्ट कर सकें। सबसे अच्छी ट्रेनिंग तो असली डंजन में जाकर एक्सपीरियंस लेना होता, लेकिन उनके जैसे कॉमनर्स इसके बारे में सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। सिर्फ एलीट्स को ऐसे मौके मिलते हैं और वे शुरू से ही ऑर्डिनरी नहीं थे। फिर भी वे एलीट्स हर संभव कोशिश करते हैं कि कॉमनर्स कभी उनके बराबर न आ सके ताकि वे हमेशा टॉप पर बने रहें। उनके पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें पाने के लिए कॉमनर्स पूरी जिंदगी लगा देते हैं। डॉर्म किंग पूछता है कि ऐसी हालत में आम लोग क्या करें। चेन अपना प्लान बताता है और कहता है कि अगर वे इंपीरियल गिल्ड में घुस गए तो वे पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। ग्रेजुएशन टेस्ट ही एकमात्र मौका है जिससे कोई भी सच में एलीट्स को सरपास कर सकता है। यही उसका सपना है, इसलिए चैन कसम खाता है कि वह अपनी प्रॉमिस पूरी करेगा और वे जरूर जीतेंगे। ग्रेजुएशन एग्जाम में सिर्फ आधा महीना बचा है और हमारा लड़का हर रात वॉइड टावर के अंदर ग्राइंड करता है। फैंटम लायंस को हराना आसान नहीं है, लेकिन चाहे वे उसे कितना भी ब्रूटली पटकें वह हार नहीं मानता। एग्जाम से 5 डेज पहले उसके रूममेट्स पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा लड़का पूरी तरह अलग लेवल पर है। उसका इंसेन रेजिमेन हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को भी वार्म अप जैसा बना देता है। सिर्फ 2 डेज बाकी हैं और उसका राइवल भी ट्रेनिंग में पीछे नहीं है, लेकिन चेन उससे भी तेजी से इंप्रूव कर रहा है। अब वह बोन क्रशिंग ग्रेविटी में लायंस के पूरे पैक के खिलाफ कॉन्फिडेंटली लड़ सकता है। चेहरे पर बहते खून के साथ वह जीतने के लिए पहले से ज्यादा तैयार दिखता है। एग्जाम के दिन एक छोटा ड्रोन पार्टिसिपेंट्स के साथ उड़ता है जो उनके गाइड की तरह काम करता है। लड़के मैचिंग आउटफिट्स पहनकर आते हैं और बेहद डैपर लगते हैं। जैसे ही सभी पार्टिसिपेंट्स रिस्ट बैंड्स पहन लेते हैं, एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो जाता है। इसी बीच एकेडमी प्रिंसिपल गोंगलिन का गर्मजोशी से स्वागत करता है। यह शार्प लुकिंग आदमी प्रेसिडेंट टिंग का पिता है जिसने इंपीरियल गिल्ड को फाउंड किया था। स्टूडेंट्स उसे ऐसे घूरते हैं जैसे वह कोई रेयर क्रीचर हो। उनकी क्यूरियोसिटी तब और बढ़ जाती है जब वे देखते हैं कि प्रिंसिपल और गिल्ड को फाउंडर एक स्लीक व्हाइट लिमो का स्वागत कर रहे हैं। उससे एक रेड हेयर्ड जेंटलमैन कार्ल कैवेंडिश शांति से बाहर निकलता है। स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का वाइस चेयरमैन है। इतनी बड़ी हस्ती आमतौर पर इस इलाके में कभी नहीं आती। वीआईपी रूम के अंदर डायरेक्टर गेस्ट्स को ब्रीफ करता है कि कुल 23 टीम्स एफ रैंक डीमन लेयर्स में जा रही हैं। कुछ ग्रुप्स ने ई रैंक लेयर्स चुनी है जबकि सिर्फ 2 टीम्स ने डी रैंक लेयर्स को चुना है। अलायंस सेक्रेटरी क्रिड यह सुनकर चौंक जाती है कि स्टूडेंट्स ने इतना रिस्की डिसीजन लिया है। आमतौर पर डी रैंक पार्टी भी डी रैंक लेयर में जाने से पहले बहुत तैयारी करती है। वह पूछती है कि एकेडमी ने स्टूडेंट्स की सेफ्टी के बारे में सोचा भी है या नहीं। डायरेक्टर शांत स्वर में जवाब देता है कि स्टूडेंट्स जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। उसने साफ बताया था कि जिन अवेकनर्स के पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं होता वे एफ रैंक मॉन्स्टर्स से भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन असली खतरा बॉस मॉन्स्टर होता है जो बाकी मॉब्स से कई लेवल ऊपर होता है। कई टीम्स आखिर में बॉस को हराने में फेल हो जाती हैं। ई रैंक लेयर्स में सिचुएशन और भी कठिन होती है जहां बेसिक मॉन्स्टर्स भी एफ रैंक बॉस जितने स्ट्रांग होते हैं। यह सच्चाई स्टूडेंट्स को अक्सर मुश्किल तरीके से समझ आती है। अलायंस सेक्रेटरी पूछती है कि अगर सिचुएशन डेंजरस हो जाए तो क्या कोई सेफगार्ड है। डायरेक्टर उसे भरोसा दिलाता है कि एकेडमी अपने टैलेंटेड स्टूडेंट्स को बहुत वैल्यू देता है। हर लेयर के बाहर इंपीरियल गिल्ड का एक वॉरियर तैनात रहता है जो जरूरत पड़ने पर तुरंत इंटरवीन कर सकता है। इसके अलावा हर स्टूडेंट के रिस्ट बैंड में ऐसा सिस्टम होता है जो सरेंडर करने या जान को खतरा होने पर तुरंत उन्हें बाहर टेलीपोर्ट कर देता है।
यह सुनकर भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती और सोचती है कि क्या एकेडमी के पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डी रैंक लेयर को चैलेंज कर सकें। वह मन ही मन सोचती है कि वे टीम्स असल में कितनी देर तक टिक पाएंगी। डायरेक्टर को पूरा भरोसा है कि ये छोटे ई रैंक ट्रबल मेकर्स रोते हुए बाहर भाग आएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है डी रैंक डंजन में, जो विशाल पेड़ों से भरा है और मोटी बर्फ से ढका हुआ है। चेन के रूममेट्स साफ तौर पर डरे हुए हैं। कोई भी डर जाएगा जब वह नाइटमेयर जैसे क्रीचर्स को देखे जो अजीब बैट और मंकी के हाइब्रिड जैसे लगते हैं। वह तुरंत अपनी पार्टी को वार्निंग देता है कि ये मॉन्स्टर्स पलक झपकते ही अपने टारगेट पर डाइव कर जाते हैं, इसलिए उन्हें अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखनी होंगी। अचानक गोस्ट मंकी बैट्स का एक झुंड उन पर टूट पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि सभी लड़के किसी तरह ऑकवर्ड तरीके से उनके लाइटनिंग फास्ट अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। वे अभी इस बात से एक्साइटेड ही होते हैं कि उन्होंने डी रैंक क्रीचर के अटैक से बच लिया। तभी कुछ और भी शॉकिंग होता है। हमारा लड़का शांति से खड़ा होता है, हाथ में लाइटनिंग स्वॉर्ड लिए, और उसके पैरों के पास ऑलरेडी कई मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी होती। वह अपनी टीम को कहता है कि वे पहले खुद को बचाने पर फोकस करें क्योंकि वे अभी उतने स्ट्रांग नहीं हैं, बाकी सब वह संभाल लेगा। तभी एक और गोस्ट मंकी बैट सुपरसोनिक स्पीड से उन पर हमला करता है, लेकिन वे मुश्किल से उसे डॉज कर पाते हैं। सियांजो को अचानक एहसास होता है कि हमारा हीरो उन्हें रिफ्लेक्सेस और एक्सप्लोसिव स्पीड इंप्रूव करने के लिए ट्रेन कर रहा था ताकि वे ऐसे डीमंस के खिलाफ सर्वाइव कर सके। जू अपने दांत भींचता है, सोचता है कि वह खुद को डॉम किंग कहता था, लेकिन अब उसे अपने ही रूममेट पर डिपेंड करना पड़ रहा है। इस बीच चेन बाकी सभी गोस्ट मंकीज को खत्म कर देता है। वे वेव्स में उस पर झपटते हैं, लेकिन हमारा चैड उन्हें खत्म कर देता है इससे पहले कि वे समझ भी पाएं कि उनके साथ क्या हुआ। डॉर्म किंग खुद से बड़बड़ाता है कि उसने मलोंग से हमेशा सुना था कि चेन स्ट्रांग है, लेकिन यह पहली बार है जब वह खुद देख रहा है। उसे लगता है कि चेन कोई साधारण स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बैटल हार्डेंड सोल्जर जैसा है। जैसे जैसे स्लॉटर चलता रहता है उसके अंदर जेलसी भी बढ़ने लगती है। अचानक एक और मॉन्स्टर ग्रुप के पीछे प्रकट होता है और वह मुश्किल से उसका अटैक ब्लॉक कर पाता है। वह फ्लेमिंग हैंड से उसकी टांग पकड़ता है और अपने टीममेट्स पर चिल्लाता है कि वे डेड वेट की तरह बिहेव करना बंद करें। चेन अकेला नहीं है जिसकी ग्रेजुएशन स्टेक पर है। बाकी लोग उसकी अचानक डिटर्मिनेशन देखकर हैरान हो जाते हैं। उसकी स्टबर्न विल से इंस्पायर्ड होकर शांगजू अपना फ्लोरा चांट वाइन लॉक यूज करता है और मॉन्स्टर को एंटेंगल कर देता है, लेकिन शॉकिंगली क्रीचर तुरंत खुद को छुड़ा लेता है और जुओ को किक भी कर देता है। लॉन्ग अपना क्लाउड चांट फ्रॉस्टबाइट ब्रीज यूज करता है जो मॉन्स्टर को थोड़ा स्लो करता है। फिर वे डिसाइड करते हैं कि वे अटैक्स कंबाइन करेंगे। टीम वर्क से वे मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और डॉर्म किंग को मौका लेने के लिए चिल्लाते हैं। वह न्यूक्लियर बर्स्ट फ्लेम बुलेट चार्ज करता है और डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन उससे बस कुछ जले हुए बाल ही निकलते हैं। वह और फ्लेम बुलेट्स फायर करता है, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं होता। शांजो और लॉन्ग अपनी लिमिट्स के करीब पहुंच जाते हैं। डॉर्म किंग डिसाइड करता है कि अब वह होल्ड बैक नहीं कर सकता। वह अपनी पूरी ताकत जुटाकर कन्वर्ज्ड बर्स्ट फ्लेम बुलेट छोड़ता है, जिससे मैसिव एक्सप्लोजन होता है। स्मोक हटने पर सिर्फ एक जला हुआ स्केलेटन बचता है। ड्रोन अनाउंस करता है कि उन्होंने एक डी क्लास गोस्ट मंकी बैट को डिफीट कर दिया है। तीनों जमीन पर गिर जाते हैं, पूरी तरह एग्जॉस्टेड, लेकिन खुश हैं कि उन्होंने खुद एक डी क्लास मॉन्स्टर को हराया। हमारा लड़का उनके पास आता है, थोड़ा सरप्राइज्ड, और वे तुरंत पूछते हैं कि क्या उसने उन्हें फाइट करते देखा। मॉन्स्टर एक फिंगर बोन छोड़ता है लूट के रूप में, और जुओ कैजुअली कहता है कि उसे हराना आसान था। चेन उन्हें कंग्रेचुलेट करता है और जल्द ही ड्रोन अनाउंस करता है कि डेविल्स केव के सभी मॉब्स क्लियर हो चुके हैं। फीड देखते हुए डायरेक्टर गोंग लगभग अपना आपा खो देता है जब वह देखता है कि जीरो रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाले ये ट्रैश स्टूडेंट्स अपनी इंफीरियर एबिलिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल डी लेवल थ्रेट को डिफीट कर देते हैं। बाकी स्टाफ जानबूझकर चुप रहता है। इस बीच वाइस चेयरमैन कैवेंडिश का असिस्टेंट शांति से चेन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। वह सोचता है कि चेन का ऑरा उसे उसके एक पुराने दोस्त की याद दिलाता है। वाइस चेयरमैन चेन का नाम लेकर उसे याद रखने की बात करता है, जिससे तुरंत प्रेसिडेंट तिंग के पिता और डायरेक्टर दोनों अलर्ट हो जाते हैं। डायरेक्टर तुरंत टॉपिक बदलता है और सबका ध्यान स्टूडेंट काउंसिल टीम की तरफ ले जाता है जो दूसरे डी रैंक केव के अंदर है, ताकि चेन पर ज्यादा फोकस न जाए। वह बताता है कि टीम ऑलरेडी मिडिल सेक्शन तक पहुंच चुकी है और चेयरमैन का असिस्टेंट उनकी कोऑर्डिनेशन की तारीफ करता है। उसे एक प्रोफेशनल गिल्ड रेड टीम से कंपेयर करता है। यह सुनकर चेयरमैन कार्ल अम्यूज्ड हो जाता है और कहता है कि इस साल के ग्रेजुएट्स की क्वालिटी पिछले बैचेस से कहीं बेहतर लग रही है। डायरेक्टर गोंग धीरे से जोड़ता है कि असली बैटल अभी शुरू हुई है और असली स्पेक्टिकल अभी सामने आना बाकी है। दूसरी तरफ डी रैंक टॉक्सिक वाइन कैवर्न में प्रेसिडेंट की पार्टी पर मायास्मा पॉइजन मशरूम मॉन्स्टर्स चारों तरफ से हमला करते हैं। एक लड़की अपनी गिटार बजाकर एलेजी ऑफ डिके छोड़ती है, जबकि एक स्टार मेज अपनी स्टार अट्रैक्शन एबिलिटी से मशरूम्स को लिंक करता है ताकि कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक हो सके। वह कैप्टन को सिग्नल देता है और प्रेसिडेंट अपनी सोर्ड के साथ आगे बढ़ता है। एक ही स्विफ्ट स्ट्राइक में वह ब्लेजिंग स्काई सेवर इस्तेमाल करके सभी मशरूम मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है।
उसके टीममेट्स नोटिस करते हैं कि इस असेसमेंट के मॉन्स्टर्स बिल्कुल वही हैं जो उन्होंने ट्रेनिंग में पहले देखे थे। इस फेमिलियरिटी की वजह से वे बिना किसी प्रेशर के फाइट संभाल लेते हैं। उन्हें पहले से उम्मीद थी कि ग्रेजुएशन असेसमेंट स्कूल द्वारा प्री अरेंज्ड होगा ताकि बाद में उन्हें लाइफ में स्मूथ पाथ मिल सके। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वे पहले से ही सेलिब्रेट करने लगते हैं, यह मानकर कि इस साल चैंपियन वही बनेंगे। अब वापस क्लाउड फॉरेस्ट के फाइनल लेवल पर लड़के हैरान हैं कि वे यहाँ तक सरवाइव कर गए और लेयर लॉर्ड तक पहुंच गए। एक फ्रोजन वेस्टलैंड के बीच वे एक गोस्ट एप को देखते हैं जो आराम से अपना मील खा रहा है। डॉम किंग तुरंत पसीना बहाने लगता है, सोचता है कि उस मॉन्स्टर की ताकत कितनी भयानक होगी। उसका एक स्लैप ही उसे सीधे मौत के मुंह में भेज सकता है। जैसे ही मॉन्स्टर उनकी तरफ देखता है, वह ग्रुप के वीकेस्ट टारगेट पर नजर टिकाता है। मलोंग डर जाता है और उसकी चीख मॉन्स्टर को ट्रिगर कर देती है। जायंट एप एक टेरिफाइंग लीप के साथ उनकी ओर आता है। लड़के अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन चेन बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ता है। वह सीधे उसके चेहरे पर जंप करता है और ब्रूटल किक मारता है, फिर लगातार अटैक्स से उसे हवा में उछालता रहता है। अंत में वह उसे टुकड़ों में फाड़ देता है, जैसे मिंस्ड मंकी मीट बना दिया हो। उसकी यह सैवेज फाइट देखकर उसकी पार्टी शॉक में रह जाती है। फिर भी चेन इरिटेट होता है कि डी रैंक मॉन्स्टर्स भी उसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहे। लूट भी डिसअपॉइंटिंग है। तभी उसके टीममेट्स एक्साइटेड होकर चिल्लाते हैं कि उन्हें जायंट माना स्टोन्स मिले हैं। लगता है जायंट एप उन्हें एक हॉलो ट्री ट्रंक में जमा कर रहा था। उसके दोस्त उस ट्रेजर को देखकर लालच में आ जाते हैं और क्रिस्टल्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। चेन वार्निंग देता है, लेकिन वह एक सेकंड देर कर देता है। जैसे ही वे माना स्टोन्स को छूते हैं, एक ब्लाइंडिंग फ्लैश फैलता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा एरिया बर्फ में सील हो जाता है। शांजू, लो और ड्रोन्स पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं आर्कटिक ब्लास्ट से। वीआईपी रूम में लाइव ब्रॉडकास्ट अचानक बंद हो जाता है। स्लीजी डायरेक्टर मुस्कुराता है, जैसे वह इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि हाई रैंक मॉन्स्टर्स ऐसे ट्रैप्स लगाते हैं और बस वक्त की बात थी कि चेन और उसकी एमेचर टीम उसमें फंस जाए। वाइस चेयरमैन कैवेंडिश का चेहरा गंभीर हो जाता है, क्योंकि वह स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर चिंतित है। डायरेक्टर नकली अफसोस जताता है और कहता है कि चेन की फेलियर के बाद उन्हें तुरंत बाहर निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल इससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि वे इमीडिएट डेंजर में नहीं है, क्योंकि रिस्ट बैंड्स तभी एक्टिवेट होंगे जब स्टूडेंट्स के वाइटल साइंस एबनॉर्मल होंगे, और अभी तक किसी ने गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा। उसका मानना है कि गिव अप करने का फैसला सिर्फ पार्टिसिपेंट्स का होना चाहिए। डंजन के अंदर मलोंग कड़ाके की ठंड में कांप रहा होता है। पूरी टीम में वही अकेला है जो फ्रीज होने से बच गया, क्योंकि उसकी क्लास में नेचुरली आइस रेजिस्टेंस ज्यादा है। तभी लॉन्ग एक डरावनी हंसी सुनता है और एक स्केलेटन जैसा आइस मॉन्स्टर देखता है जो बिना मर्सी के उसकी सोल में झांकता हुआ लगता है। वह उसे पहचान लेता है। वह उस लेयर का लॉर्ड है और उसने इसे मॉन्स्टर कंपेंडियम में पढ़ा था। उसे याद आता है कि यह एक क्लाउड मेज है जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव एबिलिटीज को आसानी से कंट्रोल करता है। वह बिना एफर्ट के आइस और स्नो मैनिपुलेट करता है, और यह भी याद आता है कि यह क्रीचर अपने शिकार को लंबी टॉर्चर देकर मारने में मजा लेता है, जिसे बोन किंग ऑफ रिमेन्स कहा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि आइस बॉम्ब सिर्फ एक ट्रैप था। वह बिना हेजिटेशन के मुड़कर भागने लगता है। लॉन्ग जानता है कि वह इस तरह के सी रैंक लॉर्ड मॉन्स्टर को अकेले हैंडल नहीं कर सकता। वह चेन की तरफ दौड़ता है ताकि उसे फ्री कर सके, लेकिन उससे पहले ही एक आइस अटैक उसके पैर को भेद देता है। बोन किंग उसकी हालत देखकर हंसता है और उसका ब्रेसलेट वार्निंग देता है कि उसका लेग पूरी तरह पियर्स्ड हो चुका है। उसे एग्जाम छोड़ने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन लॉन्ग हार मानने से इनकार कर देता है और चेन को थॉ करने की कोशिश करता है। उसी वक्त एक और आइस शार्ड उसके आर्म को भेद देता है, जिससे वह चेन को छुड़ा नहीं पाता। बोन किंग उसकी सफरिंग देखकर आनंद लेता है, जबकि ब्रेसलेट दूसरी वार्निंग देता है कि उसका आर्म भी पियर्स्ड हो चुका है और उसका हार्ट रेट डेंजरसली बढ़ गया है। उसे फिर से एग्जाम छोड़ने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वह फ्लैशबैक में चला जाता है। उसे याद आता है कि वह हमेशा मुश्किल आते ही भाग जाता था और इसी वजह से हमेशा पीछे रह गया। लोग उसे इग्नोर करते थे, बुली करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने और उसके दोस्तों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब उसे लगता है कि यह उनका आखिरी मौका है अपनी फेट बदलने का। वह अपनी आखिरी ताकत जुटाता है, खड़ा होता है और आखिरकार चेन को फ्री कर देता है। वह खड़ा रहता है जबकि बोन किंग बिना रुके आइसिकल्स की बैरेज उसकी तरफ छोड़ता है। जैसे ही अटैक लगने वाला होता है, वह जोर से चिल्लाता है और उसी पल चेन अपनी आंखें खोल देता है। आइस ब्लॉक टूटकर बिखर जाता है और चेन तुरंत आगे बढ़ता है। लॉन्ग को एक ही मूव में खतरे से दूर ले जाता है। यह सडन एस्केप बोन किंग को भी चौंका देता है। लॉन्ग समझ जाता है कि चेन ने खुद ही आइस प्रिजन तोड़ दिया। वॉरियर उसे धन्यवाद देता है और तुरंत उसकी कंडीशन पूछता है। लॉन्ग कहता है कि ब्लीडिंग फिलहाल रुक गई है, इसलिए वह अभी सर्वाइव कर सकता है, अभी शायद। वह चेन को बताता है कि यह मॉन्स्टर एक क्लाउड टाइप सी रैंक लॉर्ड है जिसे बोन किंग कहते हैं और कॉम्बैट में बेहद डेंजरस है। वह चेतावनी देता है कि
कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें हर कीमत पर दोबारा फ्रीज होने से बचना होगा। वे पीछे मुड़कर देखते हैं कि बोन किंग एक मैसिव आइस शार्ड क्लस्टर चार्ज कर रहा है जो जल्दी ही एक जायंट ग्लेशियर अटैक में बदल जाता है। लॉन्ग शॉक्ड हो जाता है, समझता है कि मॉन्स्टर उन पर एक जायंट आइस न्यूक गिराने वाला है और अगले ही पल वह अटैक गिरता है और सब कुछ चमकती सफेद रोशनी में ढक जाता है। मॉन्स्टर हंसने लगता है, लेकिन अचानक उसकी हंसी रुक जाती है जब वह देखता है कि दोनों उस डेवास्टेटिंग अटैक के बाद भी जिंदा खड़े हैं। चेन अपनी क्लास बदलकर डूम फ्लेम किंग में स्विच करता है और क्लाउड वॉरियर फ्रॉस्ट बॉडी एक्टिवेट करता है जो उसे कोल्ड डैमेज से पूरी इम्यूनिटी देता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन उसके रेजिस्टेंस स्टैट्स को भी बढ़ा देता है जिससे बैटलफील्ड अब उसके फेवर में आ जाता है। बोन किंग डर से चीख उठता है और लॉन्ग भी कंफ्यूज्ड हो जाता है जब वह देखता है कि उसका दोस्त जो एक वॉल्ट असैसिन होना चाहिए था अब एक क्लाउड टाइप वॉरियर बन गया है। वह सोचने लगता है कि क्या चेन उन रेयर प्रोडिजीज में से है जो एक साथ 2 क्लासेस अवेकन कर सकते हैं। चेन बस माफी मांगता है और मानता है कि उसने सिचुएशन को गलत जज किया और अपने दोस्तों को खतरे में डाल दिया। फिर वह अपनी क्लास बदलकर एबिसल फील्ड बन जाता है। वह अपना परगेटरी वॉरियर सोर्ड निकालता है और बोन किंग का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर लॉन्ग का मुंह खुला रह जाता है। आमतौर पर अवेकनर्स के पास सिर्फ एक क्लास होती है, लेकिन कुछ रेयर लोग 2 क्लासेस के साथ पैदा होते हैं। ये ड्यूअल क्लासर्स इतने रेयर होते हैं कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, लेकिन चेन सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग क्लासेस इस्तेमाल कर रहा है और हर क्लास अपने आप में बेहद पावरफुल है। अबिसल फील्ड फॉर्म में उसके स्टैट्स तेजी से बढ़ जाते हैं और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उसे रॉकेट की तरह आगे फेंक देती है। वह एक्सप्लोसिव स्पीड से बॉस की तरफ बढ़ता है और उसकी किलिंग ऑरा देखकर बोन किंग की हंसी गायब हो जाती है। एक ही क्लीन स्ट्राइक में वह उसे बटर की तरह काट देता है। लेवल 17 तक पहुंच जाता है और रेयर लूट भी पाता है। लॉन्ग अभी भी शॉक में है कि उसने एक सी रैंक लेयर लॉर्ड को 1 शॉट कर दिया। चेन कैजुअली उसे याद दिलाता है कि बाकी लोग अभी भी बर्फ में जमे हुए हैं। मलोंग को अचानक याद आता है कि वह बाकी टीममेट्स को भूल गया था और वह उन्हें थॉ करने के लिए दौड़ पड़ता है। उसके जाते ही चेन देखता है कि वह फ्रॉस्ट लिच किंग को डिवावर कर सकता है। कोई आसपास नहीं है, इसलिए वह उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लाउड मेज क्लास हासिल कर लेता है। बॉस की आर्कटिक नोवा की वजह से ड्रोन्स ब्लाइंड हो गए थे, इसलिए उसकी हिडन एबिलिटी किसी को पता नहीं चलती। तभी उसे एक और नोटिफिकेशन मिलता है, उसकी लाइटनिंग असैसिन क्लास भी लेवल अप हो गई है और अब वह एक स्टैट को एनहांस करने के लिए स्टार जोड़ सकता है। सीन शिफ्ट होता है डी रैंक लेयर ग्लूम वाइन ग्रोटो में, जहां काउंसिल प्रेसिडेंट की टीम स्ट्रगल कर रही। उनके अटैक्स बॉस पर कोई खास असर नहीं डालते। मेज कोलैप्स के करीब है और लाइटनिंग आर्चर के एरोज भी बेअसर है। एक कारण है वे टॉय की तरह इधर उधर फेंके जा रहे हैं और समझ जाते हैं कि सिमुलेशन ट्रेनिंग बेकार। मेज रियलाइज करता है कि प्रेसिडेंट ही उनकी आखिरी उम्मीद है। पीछे खड़ा प्रेसिडेंट अल्टीमेट स्किल चार्ज करता है और सपोर्ट मेजेस से बफ्स लेता है। पूरी एनर्जी मिलने पर वह ब्लेजिंग सोर्ड के साथ बॉस पर हमला करता है। उसकी ब्लेड बॉस के कोर को भेद देती है और फ्लेम्स उसे अंदर से खत्म कर देती हैं। उसकी टीम खुशी से चिल्लाने लगती है और सोचती है कि वे लेजेंड बन गए हैं। ड्रोन अनाउंस करता है कि उन्होंने डी रैंक लेयर को सिर्फ 30 मिनट्स में क्लियर कर दिया। पूरी टीम कॉन्फिडेंट हो जाती है कि फर्स्ट प्लेस उन्हीं का है। वे लेयर से बाहर निकलते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि उनका नाम रैंकिंग में सबसे ऊपर होगा। जल्द ही वे उन हॉलवे से गुजरते हैं जो उन स्टूडेंट्स से भरे होते हैं जिन्होंने सरेंडर करके पहले ही टेलीपोर्ट कर लिया था। ज्यादातर लोग पूरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड दिखते हैं। पहली बार जिन डीमंस का सामना किया उनकी याद से अभी भी डरे हुए हैं। तभी प्रेसिडेंट का लैकी हमारे लड़के और उसकी स्क्वाड को साइड में बैठे देख लेता है। उसकी एग्जॉस्टेड टीम को देखकर वह समझ जाता है कि वे अंदर जाते ही फेल हो गए होंगे। वह स्मग अंदाज में चेन के पास आता है और उसे मॉक करता है कि उसकी सारी बोल्ड बातें बेकार निकली। वह लगातार बोलता रहता है लेकिन उसका मास्टर उसे चुप करा देता है क्योंकि अलायंस वाइस चेयरमैन आ रहा होता है। वह एलिगेंट आदमी धीरे धीरे क्लैप करता है और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। जैसे ही वह पास आता है प्रेसिडेंट काम रहता है लेकिन उसके अंडरलिंग्स एक्साइटमेंट से कांपने लगते हैं। प्रेसिडेंट टिंग कॉन्फिडेंटली हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन मिस्टर कैवेंडिश उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और उसके पास से बिना देखे आगे बढ़ जाता है। यह खुली ह्यूमिलिएशन प्रेसिडेंट के प्राइड को अंदर से तोड़ देती है और हालात तब और खराब हो जाते हैं जब वाइस चेयरमैन जोर से चेन को एक ट्रू लेजेंड कहता है। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर अनाउंस करता है कि उसने सिर्फ 20 मिनट्स में डी रैंक्ड डंजन क्लियर कर दिया। यहाँ तक कि उसके गिल्ड की प्रोफेशनल टीम्स भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना पाई। यह सुनकर प्रेसिडेंट और उसकी टीम पूरी तरह स्पीचलेस हो जाते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि 4 वीकेस्ट स्टूडेंट्स ने उनकी 10 मैन टीम को टाइम में बीट कर दिया और डी रैंक लेयर क्लियर कर लिया। दूसरी तरफ चेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। देश के सबसे पावरफुल आदमी से प्रेज मिलना भी उसके लिए खास मायने नहीं रखता। वह सिर्फ सोचता है कि इतना बड़ा आदमी इस एकेडमी में क्यों आया है। कार्ल कैवेंडिश शांति से कहता है कि वह चेन का नाम याद रखेगा। फिर वह गोंगलिन की ओर मुड़ता है जिसने उसे यहाँ बुलाया था। वह कैजुअली कहता है कि उसका बेटा भी टैलेंटेड है लेकिन ये
ये एक आधा अधूरा कॉम्प्लीमेंट जैसा लगता है। इससे पिता और बेटे दोनों के मन में कड़वाहट भर जाती। इसके बाद वह जाने की घोषणा करता है। डायरेक्टर सिचुएशन को संभालने के लिए आगे आता है और फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस करता है। वह बताता है कि दोनों टॉप टीम्स का स्कोर बराबर है, इसलिए सभी को इंपीरियल गिल्ड में ज्वाइन करने का इनविटेशन मिलेगा। यह सुनकर चेन के रूममेट्स बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया है। प्रेसिडेंट के लैकीज भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तिंग खुद इस रिजल्ट से खुश नहीं है। डायरेक्टर आगे कहता है कि दोनों कैप्टन्स को गिल्ड में मैनेजमेंट रोल्स मिलेंगे और 1 मिलियन प्राइज दोनों में बराबर बांटा जाएगा। यह सुनकर दोनों लीडर्स सरप्राइज हो जाते हैं। चेन चुपचाप सोचता है कि $500,000 उसके डेट के लिए काफी नहीं होगा और उसे माइथिल एक्सचेंज गिल्ड के साथ अपनी प्रॉमिस पूरी करने के लिए और पैसे चाहिए। लेकिन शायद यह मायने नहीं रखता क्योंकि प्रेसिडेंट तिंग इस टाई को मानने से इनकार कर देता है। वह बोल्डली एक 1 वर्सेस 1 ड्यूल की डिमांड करता है ताकि असली विनर तय हो सके। यह चैलेंज इतना शॉकिंग होता है कि डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन दोनों का ध्यान खींच लेता है। डायरेक्टर अपने नेफ्यू को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि टाई ही सबसे अच्छा आउटकम है। वह मानता है कि चेन इस बेकार ड्यूल को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन हमारा लड़का तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, इस कंडीशन के साथ कि विनर पूरा 1 मिलियन प्राइज लेगा। यह ट्विस्ट इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि वाइस चेयरमैन भी रुक जाता है और जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब चेन आगे बढ़ता है, सीधे टिंग का सामना करता है, इस बार सब कुछ खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार।